जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में एएससी हिंदी का फुल सिलेबस देखने वाले हैं। जितने सारे क्वेश्चन है, चाहे वो 15 मार्क्स वाला हो, 1 मार्क्स वाला हो, साथ ही पिछला साल का पेपर भी हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, अब देखिए जितने भी आपके पास सिलेबस है ये सभी को हम खत्म करने वाले हैं एक ही वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। इसके बाद आपको दोबारा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बताएंगे 15 नंबर का क्वेश्चन, फिर बताएंगे 1 नंबर का क्वेश्चन और फिर बताएंगे आपको पिछला साल का पेपर। यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस ये है दोस्तों। और यहाँ से आप लोग जो ये देख रहे हैं ना, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लिंग निर्णय, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये सब जो है ना वो आपका 1 नंबर में आएंगे। ठीक है, एक नंबर में आएंगे। ठीक है, तो इसका हम 1 नंबर वाले भी देखने वाले हैं। और 15 नंबर में कौन सा आएगा, तो समास से आएगा, पलवन से आएगा, संक्षेपण से आएगा, संप्रेषण से आएगा, इसका अवधारणा, महत्व। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिख रखा है। ये सब क्वेश्चन कौन कौन सा क्वेश्चन है, ये यहाँ पे जो आपको 5 क्वेश्चन दिख रहा है ये है 15 नंबर का। और यहाँ पे जो आपका मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची शब्द, लिंग निर्णय, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है, ये 15 नंबर में नहीं आएगा, ये आपका आएगा 1 नंबर में आएगा। तो हम ये भी आपको बताने वाले हैं और पिछला साल का पेपर भी आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, यानी कि आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो एक करके हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को आपको अंत तक देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि समास किसे कहते हैं और इसके भेद का वर्णन करें। समास किसे कहते हैं, इसके भेद का वर्णन करें। या तो यही क्वेश्चन अगर चेंज करके दे देता है, समास की परिभाषा देते हुए द्विगु समास और बहुव्रीहि समास का वर्णन करें, तब भी आंसर आपको सेम लिखना है। समास की परिभाषा दें और इसके भेदों का वर्णन करें। चाहे समास की अर्थ दे दे और इसके प्रकार का वर्णन करें, चाहे तो समास की कुछ भी दे दे, समास से रिलेटेड, समास से आप क्या समझते हैं, इसके भेदों का वर्णन करें, इसके प्रकारों का वर्णन करें, समास की परिभाषा दें। किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन आपको चेंज करके देता, आंसर आपके लिए सेम रहने वाला है। और बिल्कुल इसको बहुत ही आसान तरीका से, एक बार आप जब वीडियो को देख लेंगे ना तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आसान तरीका से आपको हम लिख करके नोटबुक में इसका आंसर बता रहा हूँ, ताकि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। समास की परिभाषा और समास के भेदों का वर्णन करें, तो इसमें ज़्यादा कोई लोचा नहीं है, बस सिंपल है, समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा है समास का अर्थ, तो समास का अर्थ लिखो या तो फिर आप समास का परिभाषा लिखो, बात एक ही पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है समास का अर्थ, इसके जगह में आप समास का परिभाषा भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, मतलब छोटा, यानी समास किसे कहते हैं, जो छोटा हो, संक्षेप रूप हो। ठीक है, समाज 2 शब्दों, समास जो होता है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, सम प्लस आस, तब होता है समास। यहाँ पे मैंने समाज लिख दिया, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैंने समाज लिख दिया, समास होता है। ठीक है, तो समास 2 शब्दों से मिलकर के बना है, सम प्लस आस। देखियो अब सम का अर्थ क्या होता है, तो सम का अर्थ होता है पास, और आस का अर्थ क्या होता है, रखना, यानी पास रखना। पास रखने का मतलब क्या हो गया, छोटा करना। जो शब्द है अलग अलग है, जैसे राम का घर, तो ये राम है, फिर का है, फिर घर है। अब का को हटा देंगे तो हो जाएगा राम घर, है ना। तो शब्दों क्या किए, पास कर दिए, सटा दिए। नेक्स्ट देखिए, समास का अर्थ होता है 2 अलग अलग शब्दों को पास रखना, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। देखो मैंने आपका परिभाषा ये है, उधर अर्थ में लिख सकते हैं और यहाँ से आप परिभाषा में भी लिख सकते हैं। कहाँ से, तो देखो समास का अर्थ होता है 2 या तो फिर आप 2 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग शब्दों को पास रखना, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल मतलब मिलावट, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, बस एक चीज़ आप लोग कान में खोल करके सुन लो, 2 या 2 से अधिक शब्दों जब मिल जाता है और नया शब्द बनता है तो उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, नया शब्द जो बनता है, जैसे एग्जाम्पल गंगा का जल। देखो ये यहाँ पे 3 शब्द है, 2 या 2 से अधिक शब्द हो गया ना, 3 शब्द, लेकिन इसको मिलाकर के मैंने एक शब्द नया शब्द बना दिया। देखो जल, गंगा जल। राजा का पुत्र, ये 3 शब्द है इसमें, लेकिन इसको तीनों को मिला करके 2 या 2 से, डिफिनेशन क्या था, 2 या 2 से अधिक को मिला करके एक नया शब्द बनाना। तो राजा एक पहला शब्द हो गया, दूसरा का एक शब्द हो गया, और तीसरा पुत्र एक शब्द हो गया। यानी यहाँ पे 3 शब्द है और तीनों शब्द को मिला करके एक मैंने बनाया राजा पुत्र, राजपुत्र, है ना। रसोई का घर, तो रसोई घर एक शब्द में। हाथ के लिए कड़ी, यानी हथकड़ी। तो देख रहे हैं कितना लंबा लंबा यहाँ 2 शब्द आ रहा है, कहीं 3 शब्द आ रहा है, कहीं 4 शब्द भी आ रहा है। तो ये सभी को मिला करके जो एक शब्द नया शब्द बनता है उसी को हम बोलते हैं समास। क्या बोलते हैं उसको, समास बोलते हैं। ठीक है,
चलिए अब उसके बाद देखते हैं कि समास में क्या क्या चीज़ें होती है। तो समास में एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। ठीक है, पूर्व पद और एक उत्तर पद। देखो समास में दो पद यानी दो शब्द होते हैं, पहले को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। जैसे देखो मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं गंगा जल। तो इसमें जो गंगा है ना यानी पहले नंबर पर आया है, गंगा पहला शब्द है, ये दो शब्द से मिलकर बना है ना गंगा जल। तो गंगा तो पहले है, तो गंगा जो पहले है उसको बोलेंगे पूर्व पद, और जो जल है यानी जो लास्ट में आ रहा है उसको बोलेंगे उत्तर पद। ठीक है, तो जो पहले शब्द आता है पूर्व पद और जो बाद में आता है उसको बोलते हैं उत्तर पद। ठीक है, पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व मतलब पहले और उत्तर मीन्स बाद। ठीक है, तो ये आपका बहुत सिंपल था। बात करते हैं समासिक शब्द। ये देखो एक था इसके पहले, अभी पढ़ रहे हैं समास के बारे में, लेकिन यहाँ पे एक समासिक शब्द। ये समासिक शब्द क्या होता है? देखो समाज के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। जो समास के नियम से निर्मित शब्द रहता है, समास के नियम। देखो अभी हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा? समास पढ़ा, और उनसे जो नियमों से निर्मित शब्द रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं समासिक। अब देखो जैसे राजपुत्र ना कि राजा का पुत्र। ठीक है, देखो यहाँ पे समासिक शब्द का मतलब हो गया राजपुत्र। अब अगर आप ये बोलेंगे कि राजा का पुत्र हमारा समासिक शब्द है, तो समासिक शब्द राजा का पुत्र नहीं है, क्योंकि डिफिनेशन बताता है कि अगर दो या दो से अधिक शब्द मिल जाएगा तो एक नया शब्द जो बनेगा ना वही हमारा समासिक होगा। तो मैन अगर हम समासिक शब्द बोलें तो क्या है? राजपुत्र है या राजा का पुत्र है? तो मैन जो हमारा समासिक शब्द होगा वो राजपुत्र होगा, यानी जो किसके नियम को फॉलो करता हो? जो समास के नियमों को फॉलो करता है। तो समास क्या कहता है? जो नया शब्द बनता है। तो जो ये राजपुत्र है वो नया शब्द बना हुआ है, तो राजपुत्र समासिक शब्द है, लेकिन राजा का पुत्र ये समासिक शब्द नहीं है। इसी प्रकार से रसोई एक समासिक शब्द है, लेकिन रसोई का घर एक समासिक शब्द नहीं। मतलब जो लंबा पड़ जा रहा है ना वो समासिक शब्द नहीं है, और जो शॉर्ट में होते हैं, छोटा होते हैं, वो हमारा समासिक शब्द होते हैं। तो ये किसके नियम को फॉलो करते हैं? ये समास के नियम को फॉलो करते हैं। समास में यही कहता है जो नया शब्द बनता है उसी को हम लोग समासिक बोलते हैं। तो समास के नियमों से जो निर्मित शब्द होते हैं, समास के नियम से, जो समास का नियम कहता है कि नया शब्द बन जाएगा, उससे जो निर्मित शब्द होता है उसे हम लोग समासिक शब्द कहते हैं। उसके बाद एक और देखते हैं समास में जो होता है वो एक और पॉइंट होता है समास में, समास विग्रह। ठीक है, अब ये उल्टा हो गया। देखो समास विग्रह मतलब क्या? ये जो समास है नया वर्ड है उसको विग्रह करेगा, मतलब फैलाएगा उसको। ठीक है, तो समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। यानी जो समासिक शब्द होता है, इसके पहले हम लोगों ने जो समासिक शब्द पढ़ा जैसे राजपुत्र, ठीक है, रसोई घर, तो इसको अलग करना, इसको विग्रह करना हमारा समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। जैसे देखो राजपुत्र क्या है? अभी मैंने इसके पहले पढ़ा था राजपुत्र समासिक शब्द है, लेकिन इसको विग्रह करना, अलग करना, जैसे राजा का पुत्र, तो ये समास विग्रह हो गया। ये क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। अब इसमें दो चीज़ें देखो, राजपुत्र राजा का पुत्र, तो राजपुत्र क्या हो गया? समासिक शब्द हो गया, और राजा का पुत्र क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। अब देखते हैं समास के भेदों, क्योंकि क्वेश्चन में समास का भेद भी लिखने देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पढ़ने से आपको फायदा क्या होगा? हो सकता है एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ दे अवयवी भाव क्या है, बहुव्रीहि क्या समास क्या है, तत्पुरुष समास क्या है, ये सब भी पूछ सकता है। ठीक है, ये तो उधर भी काम आ जाएगा, अलग इसका भेद में भी काम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो समास के भेद। अब यहाँ पे समास का भेद यानी इसका प्रकार भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि समास का कौन कौन सा प्रकार है। तो देखो समास का जो प्रकार है वो है अवयवी भाव, बहुव्रीहि भाव समास, और तत्पुरुष भाव, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्विंद समास। इसका याद करने का ट्रिक भी है। ठीक है, अगर आपको नहीं याद आ रहा तो इसका याद करने का ट्रिक भी है। इसका ट्रिक है अब तक दादा, अब तक दादा। अब से क्या हो जाएगा? आ से अवयवी भाव, बा से बहुव्रीहि, यानी अब का हो गया, अब होगा अब तक, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारक, दादा, दा से द्विगु, और फिर दा से दंड। ठीक है, द्वंद। ठीक है ना। चलिए अब एक करके डिफिनेशन समझते हैं। अब देखो ये 6 तो मैंने लिख दिया। अब कोई ज़रूरी नहीं कि जब हम परिभाषा देंगे तो सीरियल वाइज देंगे कि पहला ही लिखेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे, फिर तीसरा लिखेंगे, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, नहीं। आप प्रकार लिख दिए ना वहाँ पे भेद 6। अब आपका जो सबसे पहले जानते हैं वो आप पहले बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो चलो मैंने सबसे पहले द्वादंध समाज को मैंने बनाने का प्रयास किया कि द्वादंध समाज क्या है। ठीक है,
देखो, जिस समास से दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद का मतलब दोनों शब्द प्रधान होते हैं। इसमें आप सभी को पता है कि समास में दो शब्द या तो दो शब्द से अधिक वाले भी जुड़े रहते हैं। तो जिस समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं, प्रधान मतलब मेन होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी जिस समास में दोनों प्रधान होते हैं, दोनों शब्द मेन होते हैं, दोनों शब्द मेन होते हैं, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे देखो, मारपीट, मार भी प्रधान है, मार भी इंपॉर्टेंट और पीट भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ मार बोलेंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा। दिन रात, देखो वो लड़का दिन काम करता है तो इसका मतलब दिन काम कर रहा है, लेकिन दिन रात मतलब दिन रात काम कर रहा है। तो ये दोनों शब्द क्या है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। और इस शब्द को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि दोनों के बीच में डैश का साइन लगा रहता है। जैसे देख सकते हैं, मारपीट के बीच में एक चिन्ह लगा हुआ है, दिन रात के बीच में एक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों में लगा रहता है। तो द्वंद्व समास क्या है, तो द्वंद्व समास है वह समास जो दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। नेक्स्ट है द्विगु समास, द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास क्या है, तो जिस समास का पहला शब्द संख्या को बताता हो उसे द्विगु समास कहते हैं। देखो, वह समास जिसका पहला शब्द जो रहता है ना वो संख्या को बताता हो, संख्या मतलब 2, 4 या 6 या 10, 12, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28 इस टाइप से जो बताता हो उसे बोलते हैं संख्या, ठीक है। तो द्विगु समास भी क्या करता है, जिसका पहला शब्द क्या बताता है, संख्या को बताता है। जैसे देखिए, पंचपात्र, ये पहला जो इसका पहला संख्या यानी पंच, इसमें 2 मिला हुआ ना, पंचपात्र, तो जो पंच है पहला वो संख्या को बता रहा है, कितना पंच यानी 5 गो। त्रिभुज कितना, 3 है ना, त्रि मतलब क्या, 3 भुजा, जो जिसमें 3 भुजा। चतुर्भुज जिसमें 4 भुजा होता है, ठीक है। नौमी 9 दिन का, पता है ना, इस टाइप से। तो द्विगु समास वही होता है जो जिसका पहला जो शब्द होता है वो संख्या को बताता है, डिजिट को बताता है, ठीक है। तीसरा है कर्मधारय समास, यहाँ समास लिखना मैं भूल गया, कर्मधारय समास। तो जिस समास के एक पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। अब देखो, मैं आपको अच्छा से समझाता हूँ कि विशेषण क्या होता है और विशेष क्या होता है। जैसे मैं बोलूँगा राम अच्छा है, तो राम जो है ना, पहला आदमी, जिस आदमी का बात चल रहा है, राम अच्छा है, पवन अच्छा है, घर अच्छा है, तो किसका बात चल रहा है, राम का, पवन का, घर का। तो जिसका बात चलता है, जो अच्छा होता है, उसको बोलते हैं विशेष्य। राम विशेष्य हो गया, पवन विशेष्य हो गया, घर विशेष्य हो गया, कॉपी अच्छा है तो कॉपी विशेष्य हो गया। लेकिन विशेषण क्या है, जिसको हम लोग उसका अच्छा ही बताते हैं। जैसे क्या बोल रहे थे, राम अच्छा है तो अच्छा उसका विशेषण हो गया। अब मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ। मान लो किताब अच्छा है तो किताब हो गया विशेष्य, और अच्छा जो मैंने उसका बताया वो हो गया विशेषण, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ लड़की सुंदर है तो लड़की हो गया विशेष्य, और सुंदर जो मैंने बोला वो हो गया विशेषण, ठीक है। तो जिस समास में दोनों बताता हो, विशेषण और विशेष्य, लेकिन शर्त ये है कि दोनों एक ही शब्द में मिला रहेगा, है ना। तो जिस समास में कि एक पद विशेष हो तथा दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय कहते हैं। अब आपको स्पष्ट दिखेगा नहीं ऐसा, जैसे मैंने बोला राम अच्छा है तो अच्छा को आप बोल दोगे विशेषण और राम को बोल दोगे विशेष्य। ऐसा 2 शब्द नहीं दिखेगा, दोनों शब्द एक ही में छिपा रहेगा। जैसे देखिए, महादेव, इसमें इसका अर्थ क्या होता है, महान देवता। महादेव मतलब क्या, महान देवता। तो इसमें देखो, महान हमारा क्या हो गया, महान व्यक्ति, ये हो गया विशेष्य, और ये देवता इसका हो गया विशेषण। महात्मा, महान आत्मा, जिसके पास महान आत्मा हो, तो महान हमारा विशेष्य हो गया और इसका विशेषता क्या हो गया, आत्मा, ठीक है। तो जो शब्द एक ही साथ मिलता रहता है। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास क्या है, तो जिस शब्द का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अलग से शब्द आकर के प्रधान बनता है। मतलब इसमें जो समास में शब्द दिया रहता है उसमें प्रधान नहीं होता, कोई भी मेन शब्द नहीं होता है, बल्कि दूसरा कोई शब्द आकर के उसका मेन बनता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसको पर्यायवाची भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो, पंकज, तो पंकज का यहाँ पे कोई मेन प्रधान नहीं है। जो यहाँ पे पंकज देख रहे हैं इसका कोई मैन प्रधान नहीं है, पंकज कोई भी मैन शब्द नहीं है। मैन शब्द है कमल का फूल, क्योंकि पंकज का पर्यायवाची शब्द होता है कमल का फूल, है ना। तो कमल का फूल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ना कि पंकज इम्पोर्टेंट है। तो पंकज प्रधान हुआ कि कमल का फूल प्रधान हुआ, तो कमल का फूल प्रधान हुआ ना। लेकिन कमल का फूल प्रधान, जो कमल का फूल है वो आया कहाँ से, तो पंकज से, क्योंकि पंकज को ही हम लोग बोलते हैं कमल का फूल, ये पर्यायवाची शब्द है, ठीक है।
दशानंद, दशानंद रावण को बोलता है, तो दशानंद यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बदले कौन आया, रावण आया, तो रावण इंपॉर्टेंट है। तो वह शब्द जो खुद प्रधान नहीं होता बल्कि उसकी जगह में कोई दूसरा आकर के प्रधान बनता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। पांचवा है अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास। अब देखते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या है। तो जिस समास का पहला शब्द अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अभी अव्यय क्या है, तो देखो अव्यय पहचानने का तरीका है कि ये शब्द के पहले आपको प्रति दिखने को मिलेगा, यथा देखने को मिलेगा, या जैसे अक्षरों से शुरू होता है। आने की मैंने तो बोल दिया कि जिस समास का पहला शब्द अव्यय हो, तो ये अव्यय होता है क्या है, तो अव्यय शब्द के पहले प्रति लगा रहता है, यथा लगा रहता है, या तो फिर या लगा रहता है, इन सारे अक्षरों से स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे देखो अथाशक्ति, ठीक है, प्रतिदिन, आमरण, ये सब अव्ययी भाव समास है, ठीक है। चलते हैं छठा लास्ट, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या है, तो जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो, जिसका मतलब लास्ट वाला पद प्रधान हो, मैन हो, लास्ट वाला पद, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखो राजपुत्र, मतलब राज का बेटा का बात हो रहा है कि बेटी का, तो यानी पुत्र का बात हो रहा था, यहाँ पे लास्ट वाला मैन इंपॉर्टेंट, लास्ट पुत्र। दानवीर, दान तो सब कोई देता है, लेकिन दानवीर कौन है, तो वीर, वीर मतलब लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। देखो स्वर्गवास, स्वर्ग तो जाते हैं लेकिन वास इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो जिसका अंतिम पद इंपॉर्टेंट है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कि पलवन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित वर्णन करें। पलवन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित क्या करना है, आपको वर्णन करना है। या तो ये चेंज करके आपको दे सकता है कि पलवन किसे कहते हैं, पलवन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पलवन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले आप सभी को याद होगा संक्षेपण, संक्षेपण और पलवन ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है। संक्षेपण क्या होता था, बड़े चीज़ों को छोटा करना, ठीक है, और पलवन का मतलब होता है छोटे चीज़ों को बड़ा करना। जैसे फॉर एग्जांपल 4 पेज का कहानी है, तो 4 पेज का कहानी को हम पढ़ करके उसको हम 1 पेज में लिख देंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो 4 पेज की कहानी को मैंने 1 पेज में लिखा, ठीक है, उसका सारांश को मैंने लिख दिया, तो उसको बोलते हैं संक्षेपण, संक्षेप करना, छोटा करना। लेकिन आप लोग कविता देखते होंगे, कविता रहता है 4 लाइन का, लेकिन उसका अर्थ निकलता है 4 पेज का, ठीक है। तो वो कविता छोटा था, उससे को हम लोग को बड़ा करना होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं पलवन, ठीक है। पलवन का मतलब था विस्तार करना, छोटे चीज़ों, जो जकड़ा हुआ शब्द है उसको विस्तार करके बड़े बड़े शब्दों में लिख करके उसको सरल बनाना, सिंपल बनाना, ठीक है। तो देखिए पलवन का अर्थ क्या होता है, पलवन का अर्थ होता है विस्तार करना या बड़ा करना, अर्थात किसी भी अर्थ या भाव का विस्तार करना पलवन कहलाता है। किसी भी कोई भी अर्थ हो गया, कोई भी भाव हो गया, उसको बड़ा कर देना, विस्तार कर देना, पलवन कहलाता है, ठीक है। ये आप कविता से भली बात ही समझ सकते हैं, क्योंकि कविता में ऐसे ऐसे डिफिकल्ट वर्ड होते हैं ना, जिसका वो रहते कविता 4 लाइन का है, लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा निकलता है, ठीक है। आगे पॉइंट देखो, पलवन प्रक्रिया संक्षेपण प्रक्रिया के ठीक विपरीत यानी उल्टा है। संक्षेपण में क्या होता था, इसमें बड़ा से छोटा किया जाता था, संक्षेपण में बड़े से छोटा किया जाता था, लेकिन पलवन में क्या किया जाता है, छोटा से बड़ा। तो ये ठीक संक्षेपण प्रक्रिया के क्या विपरीत है। दूसरा पॉइंट, संक्षेपण में मूल पाठ का सार प्रस्तुत किया जाता है। याद होगा आपको, संक्षेपण में मूल पाठ का सार प्रस्तुत किया जाता है, यानी पूरा कहानी नहीं लिखा जाता है, सिर्फ मूल पाठ ही लिखा जाता है। मूल पाठ मतलब जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि 4 पेज का कहानी तो 4 पेज नहीं लिख सकते ना, 4 पेज से 1 पेज हमको करना है, तो सिर्फ मूल पाठ ही लिखते हैं संक्षेपण में। जबकि जो पलवन होता है ना, उसमें मूल कथन को विस्तृत करते हुए हम लोग लिखते हैं। पलवन में क्या करते हैं, मूल कथन जो दिया रहता है ना, उससे हम लोग विस्तृत करते हैं, यानी बड़ा करते हैं। 1 लाइन का कुछ शब्द दिया हुआ है तो उससे हम लोग उससे विस्तृत करते हैं, उसको बड़ा करते हैं। संक्षेपण में छोटा, पलवन में बड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, पलवन का सीधा तथा स्पष्ट अर्थ है विस्तार करना या तो बढ़ाना। पलवन का सीधा सीधी क्या अर्थ है, सीधा सीधी अर्थ है विस्तार करना या तो फिर बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें किसी विषय को विस्तार पूर्वक बताया जाता है ना। पलवन में किसी भी विषय पर विस्तार पूर्वक अच्छे ढंग से बताया जाता है, ताकि उस सूत्र वाक्य में छिपे हुए गहरे भाव को सरलता से समझा जा सके, है ना, ताकि उस भाव में कौन सा वाक्य छिपा हुआ उसको सरलता से समझा जा सके। अब देखिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि विचारों अथवा भावों के सूक्ष्म, छोटे एवं सार रूप में रहने पर उसका अर्थ सामान्य लोगों को अच्छी तरीके से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। कोई भी ऐसे विचार जो भाव होते हैं, जो सूक्ष्म रहते हैं, सार रहता है, जो छोटा रूप होता है ना, और छोटे रूप रहने से कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। परंतु उसी भाव और उसी विचार को अगर एक कुशल व्याख्याता कर्मवार रूप से, यानी कि एक अच्छे ढंग से उसको स्पष्ट किया जाए
और पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, जब उसको हम एक अच्छे ढंग से स्पष्ट करेंगे कोई छोटा भाव को तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, और वही छोटा भाव को जब हम विस्तृत करेंगे, ठीक है, बड़ा करेंगे, फैलाएंगे उसको बढ़िया तरीक़ा से, ठीक है, और पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाता है। उसके बाद उसको हमको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि हाँ मैटर क्या है, क्या बात है, ये क्या कहना चाह रहा है। धीरे धीरे उसका सारा तस्वीर मुझे क्या होने लगता है, स्पष्ट होने लगता है उस पूरे कहानी के बारे में। ठीक है, इसी को हम लोग पलवन कहते हैं। अगर एक वाक्य में परिभाषित किया जाए तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कसे हुए संकुचित विचार, कसे हुए मतलब जो विचार संकुचित है, कस गया है, एक जगह इकट्ठा है, छोटा है, उसको क्या करना, अर्थपूर्ण विस्तार करना। ठीक है, कसे हुए संकुचित विचार या बात को अर्थपूर्ण, यानी कि अर्थ, अब ये नहीं कि बिना अर्थ के उल्टा पुल्टा कुछ भी कर दे, उसी के अर्थ में क्या करना, विस्तार कर देना, हमारा क्या कहलाता है। जो वर्ड संकुच है, संकुचा हुआ है, एक जगह है, यानी कि छोटा है, उसको बड़ा कर देना। ठीक है, चलो अब देखते हैं पलवन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि पलवन जब हम लोग करते हैं, यानी जब कोई भी छोटा कहानी को बड़ा करते हैं, तो फिर कोई भी छोटा वाक्य या सार को बड़ा करते हैं, तो उस टाइम हमें क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है, और हो सकता है इसका अगर विशेषता दे देगा तो भी आपको विशेषता में यही सब पॉइंट लिखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट ये कि सबसे पहले दिए कि वाक्य, चाहे वो मुहावरा हो, चाहे वो लोकितियाँ हो, या तो फिर वो सूक्ति हो, जो भी दिया गया है, ठीक है, उस सभी को ठीक ठीक हमें क्या करना है, उसका अर्थ का ग्रहण करना, फिर बढ़िया से पढ़ना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि बार बार उसे पढ़कर समझ लिया जाए, तभी आप, चाहे वो मुहावरा हो, चाहे लोकतियाँ हो, चाहे सूक्ति हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, चाहे वो कविता ही क्यों ना हो, तब आप क्या कर सकते हो, उसको पलवन कर सकते हो, यानी कि उसको विस्तार बड़ा कर सकते हो बार बार पढ़ने के बाद ही। ठीक है, दूसरा पॉइंट है विचारों को सत्यापित करने के लिए, यानी कि विचारों को सत्यापित जांच करने के लिए अपनी ओर से उदाहरण एवं तथ्यों को भी पलवन करने वाला दे सकता है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, कोई भी विचार को पलवन कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो उसमें आप उदाहरण को भी ऐड कर सकते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ आ सके। हम लोग उदाहरण देते हैं ना जब भी कोई क्वेश्चन वगैरह पढ़ाते हैं। तो तीसरा है भाषा स्पष्ट, सरल और मौलिक तथा वाक्य छोटे छोटे होना चाहिए। भाषा बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए, मौलिक इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और वाक्य छोटे छोटे होना चाहिए। ठीक है, चौथा पलवन करता, यानी जो पलवन कर रहा है, यानी कि जो छोटा से बड़ा कहानी को बना रहा है, ठीक है, उसको बिना अलंकार वाले शब्दों वाक्यों का ही प्रयोग करना चाहिए। अलंकार वाला जो शब्द होता है ना, वो हमें डिफिकल्ट करता है, उसके वर्ड को हम नहीं पहचान पाते, उसके वर्ड को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए ध्यान ये रखना कि जो पलवन कर रहा है, जो व्यक्ति पलवन कर रहा है, वो अलंकार का प्रयोग ना करे। पांचवा, पलवन लेखन शैली हमेशा अन्य पुरुष में ही होना चाहिए। अन्य पुरुष मतलब होता है थर्ड पर्सन, ठीक है, यानी अन्य पुरुष का मतलब ये वह, वे, ये, इसी टाइप से होना चाहिए। ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम यहाँ में नहीं, वह, वे, ऐसा करके। उसके चलते छठा, भावों को विस्तार देते वक्त अनुच्छेदों में बांटकर एक के बाद एक क्रमवार ढंग से लिखना चाहिए। देखिए कोई भी भाव है उसको हमको विस्तार करना, बड़ा करना है, तो अनुच्छेद में पहले उसको बांटेंगे, और अनुच्छेद में बांटने के बाद एक के बाद एक करके क्रमबद्ध तरीका से, यानी कि सीरियल बाय तरीका से हमें लिखना चाहिए। सातवां, पलवन में ध्यान रखना चाहिए कि अनावश्यक उदाहरण या अनावश्यक चर्चा से विस्तार नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि छोटा चीज़ों को बड़ा कर रहे हैं तो आप फालतू चीज़ें उदाहरण वगैरह देंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, जो देना है बस वही देना है। आठवां, किसी उक्ति या कथन को असहमत होने पर भी उस पक्ष की चर्चा करनी होगी, किंतु उसका खंडन नहीं करना होगा। जैसे देखो ये क्या कह रहा है, कोई भी ऐसा कथन आ गया, कोई भी ऐसा उक्ति आ गया, ठीक है, जिससे आप असहमत हैं, तब भी उसी का आपको क्या करना है, उसी से सहमत करना है, यानी उसी के पक्ष में रहकर के आपको क्या करना है, उसी के पक्ष में रखकर के आपको चर्चा करना है, उसका खंडन नहीं करना, उसको तोड़ना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं जिसमें से हम ये पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि मतलब आप उस चीज़ों से नाराज़ हैं तो आप क्या करेंगे, वहाँ लिख देंगे नहीं भारत ने ही पाकिस्तान पर हमला किया। अगर वहाँ पर आप नाराज़गी हैं फिर भी आपको उसी पक्ष में जवाब देना पड़ेगा जिस पक्ष में वो भाव लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि आपको वहाँ पे ऐसा नहीं बोलना कि हाँ अगर पाकिस्तान हम पे मारे तो हम भी उनको मारें, अपने से कुछ भी ऐड नहीं करना है, जिस भाव में उसी पक्ष में रह करके आपको आंसर करना है। 9 नंबर, पलवन की भाषा सरल, सहज और बोधगम्य होनी चाहिए। तो मैंने पहले भी बता दिया, ठीक है। पलवन में अति विस्तार से भी बचना चाहिए। अब इसका मतलब पलवन का मतलब ये नहीं कि आप छोटा से बड़ा कर रहे हैं तो बहुत बड़ा कर देंगे फालतू, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है, ठीक है। अति विस्तार का मतलब क्या हो गया, बहुत बड़ा भी नहीं करना चाहिए और बहुत बड़ा करने से आपको बचना चाहिए, ठीक है। पलवन का मतलब तो होता है विस्तार करना, बड़ा करना, फैलाना, लेकिन उतना भी नहीं फैला देना, ठीक है। अब देखते हैं पलवन के उदाहरण कि कैसे कोई छोटे से वाक्य को लेकर के आता है, फिर छोटे से भाव को विस्तार किया जाता है, बड़ा किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक शब्द सिर्फ है ईर्ष्या, ठीक है। अब ईर्ष्या से ही देखो यहाँ पे मैंने कितना विस्तार कर दिया इसको, कितना बड़ा कर दिया इसको। तो यही तो होता है पलवन कि छोटे से शब्द भाव को बड़े कर देना, ठीक है। तो मैंने ईर्ष्या एक एग्जाम्पल लिया, अब इसका मैं पलवन कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ इसको, ठीक है। जैसे दूसरे के दुख को
देख दुख होता है, ठीक है। जब हम दूसरे के दुखों को देखते हैं तो हमें भी दुख होता है। वैसे ही दूसरे से सुख या भलाई को देख करके ये भी एक प्रकार का दुख होता है, जिसे ईर्ष्या कहते हैं। मतलब हम दूसरों को देखते हैं दुख, तो वो जो दुख होता है वो तो दुख है, ठीक है। लेकिन कोई आगे बढ़ रहा है, कोई किसी का भलाई कर रहा है और उससे देख करके जो हमें एक प्रकार का दुख होता है कि उसका वो भलाई क्यों किया, ठीक है, उसको सुख क्यों हो रहा है, तो वो हो गया ईर्ष्या, जलन जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसे ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या की उत्पत्ति कई भावों के संयोग से होती है। इसमें इसका प्रादुर्भाव बच्चों में कुछ देर में देखा जा सकता है, ठीक है। इसका जो प्रभाव होता है ना, कुछ देर में बच्चों में देखा जा सकता है, और पशुओं में तो शायद होता भी नहीं है। पशुओं में ऐसा ईर्ष्या होता भी नहीं है। देखिए अब यहाँ पे कहानी भी लिखा गया इसमें। जब दो बच्चे किसी खिलौने की झगड़ते हैं, तब कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि एक उस खिलौने को लेकर फोड़ देता है जिसमें वह किसी के काम में नहीं आता है। इसमें अनुमान हो सकता है कि उस लड़के के मन में यही रहता है कि चाहे वह खिलौना मुझे मिले या ना मिले, लेकिन किसी और को काम वो खिलौना नहीं है, अर्थात उनकी स्थिति मुझसे अच्छी ना रहे। ईर्ष्या पहले पहल इसी रूप में व्यक्त होता है। देखो अब ऐसा नहीं कि जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया उसी प्रकार से आप भी एक्सप्लेन करो, कुछ नहीं। आप पॉइंट नंबर 1 लिखो ईर्ष्या, आप इसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। कि जो व्यक्ति को दुख करके हमें दुख होता है वो तो दुख है, लेकिन जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, जो व्यक्ति अपना विकास कर रहा है, उससे देख करके जो हमें जलन होता है वो हमारा क्या ईर्ष्या कहलाता है, ठीक है। और जानवरों में तो ये ईर्ष्या होता भी नहीं है, सिर्फ मनुष्य में ही ईर्ष्या जलन की भावना पाया जाता है। भली बात एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि दो बच्चा ये खिलौने के लिए लड़ रहा है, तो एक बच्चा चाहता है कि मुझे ये खिलौना मिले या ना मिले, लेकिन हम इसको फोड़ देंगे। वो ये नहीं समझता कि अगर फूट जाएगा तो किसी का काम नहीं आएगा, अगर वो खिलौना टूट गया तो किसी को काम नहीं आएगा। तो अगर वो ये बात को सोच लेते हैं कि चलो मुझे काम नहीं आएगा तो कम से कम उसको दे देते हैं, लेकिन वहाँ पे ये नहीं होता। ये होता है कि अगर मुझे नहीं मिला तो उसको भी हम मिलने वो खिलौना नहीं देंगे। तो ये होता है ईर्ष्या का भाव। तो ये देखो मैंने यहाँ पे ईर्ष्या था, इसका पलवन क्या नहीं, छोटा था, इसको मैंने बड़ा रूप किया तो इतना सारा इसका सार निकला। सेम इसी प्रकार से लालच बड़ी बुरी भला, एक कहानी सुनेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट डालना आपको, लालच बड़ी बुरी भला है, ठीक है। अभी एक पॉइंट है यहाँ पे, एक वाक्य एक तरह से समझो तो, ठीक है। अब इससे देखो कितना यहाँ पे पलवन किया गया, कितना अर्थ इसका बड़ा निकाला गया, ठीक है। यहाँ पे क्या, लालच एक ऐसी मनोवृत्ति है जिसमें व्यक्ति अपना विवेक और बुद्धि दोनों खो देता है, ठीक है। यह बात एक बाल कहानी से सिद्ध होता है, जिसमें एक मनुष्य के पास एक मुर्गी थी, ठीक है, जो रोज़ एक सोने का अंडा देती थी। देखो ये कहानी में आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, याद होगा आप लोग का लालच बड़ी बुरी भला क्या है। इसमें कौन सा कहानी लिखा गया मैं आपको बता सकता हूँ, आप दूसरा कहानी भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक मुर्गी थी, सोने की अंडा देती थी, तो उसका जो मालिक था उसने ये सोचा कि लालचीपन उसके अंदर आ गया, ठीक है, कि जो डेली हम एक एक अंडा लेंगे, क्यों ना हम मुर्गी के पेट से एक ही बार में उसको मार करके सारा सोने का अंडा निकाल लें। तो ऐसा होता है क्या, फिर जब उसको मार दिया गया तो पता चला एक भी अंडा नहीं मिला। तो इसलिए कहा जाता है कि जो लालच है ना वो बड़ी बुरी भला है, ठीक है। तो ये कहानी आपको यहाँ पर पूरा लिख देना, ठीक है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और नीचे देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, इस प्रकार अपने लालच के चलते उस व्यक्ति के सामान्य बुद्धि भी समाप्त हो गई। वह लालच के चलते इतना भी नहीं सोच सका कि मुर्गी के पेट में बहुत से अंडे एक साथ नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि लालच बड़ी बुरी भला है, ठीक है। आप यहाँ पे दूसरा कहानी भी ऐड कर सकते हैं, एग्जाम्पल है, कोई भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर इस पर आ जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना पेज लिखने के लिए दिया जाएगा उतना पेज आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, संक्षेपण क्या है, इसकी परिभाषा, विधि, विशेषताओं और प्रकारों का वर्णन करें। किसी भी प्रकार से आजा संक्षेपण से आपको आंसर सेम लिखना है, ठीक है। संक्षेपण क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषता और इसके प्रकार, ठीक है। और संक्षेपण का विधि बताएंगे आपको हम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि संक्षेपण होता क्या है। तो संक्षेपण का मतलब होता है दोस्तों बड़ा चीज़ों को छोटा कर देना, ठीक है, बड़े चीज़ों को छोटा कर देना। आप लोग पढ़े होंगे प्रेसिस राइटिंग, ठीक है, बड़ा चीज़ों को छोटा करना। मतलब कोई अगर 10 लाइन में है ना, कोई भी चीज़ अगर 10 लाइन में है तो उसके सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही 3 लाइन में लिख देना, 1/3 भाग में। अगर मान लो 100 लाइन में लिखा हुआ है तो उसको आपको 30 लाइन में लिख देना है, 1/3 भाग में, ठीक है। बड़ा को छोटा कर देना ही संक्षेपण कहलाता है। आप लोग सुने होंगे संक्षेप में बताइए, शॉर्टकट में बताइए, वही हमारा संक्षेपण होता है। संक्षेपण का अर्थ है सार, सार मतलब शॉर्टकट, अर्थात किसी दिए हुए लेख, अगर कहीं आपको लेख दिया हुआ है या तो कोई टिप्पणी दिया हुआ है, या कोई अनुच्छेद दिया हुआ है या कोई निबंध दिया हुआ है, वो सभी को संक्षिप्त करना यानी छोटा करना, सार निकालना, उसका मतलब इम्पोर्टेंट सार निकालना, ठीक है, संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण से आशय है दिए हुए लेख के मुख्य विचार, तर्क आदि को कम से कम शब्दों द्वारा श्रोता तक पहुंचाना। श्रोता मतलब जिसको हम सुना रहे हैं उस तक कम से कम शब्दों में,
यानी जो भी संक्षेपण हमें दिया गया है, जो भी लेख हमें दिया गया है, उसको क्या करना है, मुख्य विचार यानी जो मेन विचार है, वही मेन जो तर्क है, वही सब चीज़ों को कम से कम शब्दों में श्रोता तक हमें पहुंचाना है। यानी जिसको हम बता रहे हैं, सुनने वालों तक क्या करना है, हमको पहुंचाना है कम से कम शब्दों में। ठीक है, यानी कोई भी निबंध, कोई भी लेख, कोई भी अनुच्छेद को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना संक्षेपण कहलाता है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार का और भी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे एक बार चेक कीजिए, आपको आपकी क्लास से रिलेटेड ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा दो को पॉइंट देख लेते हैं संक्षेपण से रिलेटेड। देखिए, किसी विस्तार से लिखे गए विषय, मामले अथवा आदि को संक्षेप में लिखकर यानी छोटे रूप में लिखकर प्रस्तुत कर देना सार लेखन या तो फिर संक्षेपण कहलाता है। इसका दो नाम है, सार लेखन या संक्षेपण। यानी कोई भी विषय अगर विस्तार रूप से लिखा हुआ, बड़े रूप से लिखा हुआ है, तो उसको संक्षेप में लिख देना यानी छोटे रूप में लिख देना सार लेखन कहलाता है या संक्षेपण कहलाता है। सार लेखन संक्षेपण दोनों एक ही है। पॉइंट नंबर दूसरा, देखिए वही सब चीज़ यहाँ पे बताया गया, सब एक ही चीज़ है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज किया जा रहा है ताकि थोड़ा पेज भी तो भरना है ना हमको। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें अनावश्यक बातें यानी जो फालतू की बातें हैं, संदर्भ, तर्क, वितर्क आदि को हटा दिया जाता है। यानी जो अनावश्यक बातें होते हैं, अनावश्यक शब्द होते हैं, जो महत्वपूर्ण नहीं होती है, उसको हटा दिया जाता है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मूल विचार यानी इंपॉर्टेंट विचार, इंपॉर्टेंट तथ्यों को, इंपॉर्टेंट भावों को ही रखा जाता है। इसके अलावा जो फालतू की चीज़ें होता है उसको रखा नहीं जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझे कि संक्षेपण का अर्थ क्या होता है और संक्षेपण से रिलेटेड दो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। अब बात करते हैं संक्षेपण की परिभाषा का। अब संक्षेपण की परिभाषा हम लोग तो अपने तरीक़े से यहाँ पे बता दिए संक्षेपण का अर्थ। ठीक है, अब संक्षेपण का जो परिभाषा है ना, वो कुछ विद्वानों के द्वारा देखेंगे, जो कुछ विद्वान, कुछ महान लोग संक्षेपण के बारे में क्या बताए हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए संक्षेपण की प्रमुख परिभाषाएं हैं। एक हमारे विद्वान हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र अग्रवाल, तो देखेंगे इसने संक्षेपण के बारे में क्या बताए हैं। और दूसरा है हमारे JBC बर्नार्ड, ठीक है, इसने संक्षेपण के बारे में क्या बताएं। ठीक है, ये दो हमारे विद्वान हैं। तो देखिए डॉक्टर कैलाश चंद्र अग्रवाल ने क्या बताया है संक्षेपण के बारे में। तो इन्होंने बताया कि संक्षेपण एक स्वतःपूर्ण रचना होती है, स्वतःपूर्ण रचना होती है। उसमें मूल अवतरण की सभी आवश्यक बातों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब डॉक्टर कैलाश चंद्र अग्रवाल का ये कहना है, इन्होंने ये बोले कि जो संक्षेपण होता है ना, वो क्या होता है, मूल विषयों यानी कि जो आवश्यक बात होता है ना, उसका एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर देना, यानी कि जो आवश्यक बातें होता है, कोई भी लेख का, कोई भी टिप्पणी का, कोई भी अनुच्छेद का आवश्यक बातों को, जो उसमें आवश्यक बातें है, उसको संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर देना, संक्षिप्त मतलब छोटे रूप में प्रस्तुत कर देना, यही हमारा संक्षेपण है। ये कहना है डॉक्टर कैलाश चंद्र अग्रवाल जी का। ठीक है, अब देखते हैं JBC बर्नार्ड के अनुसार। तो इन्होंने ये बताया कि जो संक्षेपण है वो किसी लिखित सामग्री के आधारभूत तथ्यों का सुनियोजित संक्षिप्त इतिवृत्त है। मतलब संक्षेपण, इनका भी वही कहना है कि जो संक्षेपण है ना, वो किसी भी लिखित सामग्री, जो लिखी हुई सामग्री ना, उसके आधारभूत तथ्य यानी इंपॉर्टेंट चीज़ों का ही सुनियोजित संक्षिप्त यानी छोटे इतिवृत्त है, यानी छोटे रूप है। तो ये दो विद्वान हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, अब हम जो यहाँ पे अर्थ दिए अपने से ओ, और यहाँ पे दो विद्वानों ने जो संक्षेपण का परिभाषा दिए ओ, ये चारों तीनों को मिला करके ऊपर जो हम अर्थ बताएं वो, और यहाँ पे जो विद्वान ने इनके बारे में परिभाषा दिए वो, उन सभी को मिला करके हम लास्ट में एक पॉइंट कह सकते हैं कि उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर, यानी कि जो ऊपर परिभाषा दिए गया है, ऊपर जो भी हम लोगों ने पढ़ा लिखा, उसके आधार पर हम सरल तरीके से कह सकते हैं कि अनावश्यक बातों को लगभग हटाकर, यानी जो फालतू की बातें हैं उसको हटा देना है, और लगभग उसके 1/3 शब्दों में उसकी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बातों को व्यक्त कर देना ही संक्षेपण कहलाता है। मतलब जो भी अनुच्छेद में, लेख में अनावश्यक बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको लगभग हटा देना, और जितना लाइन में लिखा गया है कोई भी लेख, कोई भी अनुच्छेद, उसके 1/3 शब्दों में ही सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को व्यक्त कर देना। हम आपको बताए थे ना, 1/3 मतलब होता है अगर 3 लाइन दिया गया है तो आपको 1 लाइन में व्यक्त करना है, अगर 100 लाइन दिया गया है तो आपको 30 लाइन में व्यक्त करना है।
10 लाइन दिया गया तो 3 लाइन में व्यक्त करना है, ऐसे करके, ठीक है। तो उसको बोलते हैं 1/3, ठीक है। मतलब जितने भी लंबा दिया गया उसको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही 1/3 में लिख करके ख़त्म कर देना। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने देखा संक्षेपण का अर्थ, परिभाषा, ठीक है। अब देखते हैं संक्षेपण की विशेषताएं, या तो फिर संक्षेपण की लाभ भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, अगर वहाँ पे देता है तो देखते हैं संक्षेपण की विशेषताएं क्या है। तो संक्षेपण की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, संक्षेपण का पहला गुण विस्तार से बचना है। देखिए संक्षेपण का जो पहला गुण होता है ना, वो इसमें ये होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, विस्तार से बचते हैं। इसमें ज़्यादा लंबा विस्तार नहीं होता है, इसमें छोटा होता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही बात होते हैं। और अनावश्यक और अप्रासंगिक अंशों के लिए इसमें बिल्कुल स्थान नहीं होता है। और जो फालतू की बातें हैं, अनावश्यक बातें, जो अप्रासंगिक अंश है, उसको हटा दिया जाता है। दूसरा इसका हम देखते हैं विशेषता, अनावश्यक तथ्यों को काट छांट करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि कथन का मूल भाव नष्ट ना हो। देखिए अब दूसरा पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि इसमें तो इंपॉर्टेंट बात ही रखते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इसमें अनावश्यक तथ्यों को जो काट छाट हम लोग कर रहे हैं, फालतू की बातों को जो हम लोग काट छाट कर रहे हैं, उसके चक्कर में कहीं इंपॉर्टेंट भाव को नष्ट ना हो जाए। इस चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग काट छाट कर रहे हैं, 10 लाइन को 3 लाइन में लिख रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो इंपॉर्टेंट बात है उसका वो कट जा रहा है, वो नहीं कटना चाहिए। तीसरा पॉइंट है विचारों का प्रवाह बना रहना चाहिए। विचारों का प्रवाह मतलब होता है कि जितना हम 10 लाइन में जो हमको एक पढ़ने में इंटरेस्ट मिल रहा है, उतना ही इंटरेस्ट 3 लाइन में भी आना चाहिए। ये नहीं कि आप काट दिए तो अटपटांग लग रहा है पढ़ने में, नहीं, उसका प्रवाह बना रहना चाहिए। उसका एक लगातार जो कर्म होता है, यानी क्रमबद्धता खंडित नहीं होना चाहिए, क्रमबद्धता को टूटने नहीं देना है, क्रमबद्धता जुड़े रहना देना है उसमें, ठीक है, ठीक है। उसके बाद चौथा है संक्षेपण में स्पष्टता आवश्यक होना चाहिए, एकदम स्पष्ट बात पता चलना चाहिए। ये नहीं कि समझने में दिक्कत हो रहा है, विचारों में कहीं उलझन पैदा नहीं होना चाहिए। विचार में जो होता है संक्षेपण में कहीं उलझन पैदा नहीं होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है संक्षेपण की भाषा सरल होनी चाहिए। जो संक्षेपण होती है इसकी भाषा बिल्कुल सरल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होना चाहिए। और संक्षेपण ना तो अत्यंत छोटा, यानी बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बल्कि 1/3 होना चाहिए, ठीक है, यानी 10 लाइन का 3 लाइन के रूप में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं छठा पॉइंट। तो छठा पॉइंट में बताया जा रहा है कि संक्षेपण में एक ही भाव या विचार को बार बार दोहराने से पुनरावृत्ति दोष होता है। देखिए मतलब जो संक्षेपण होता है ना, उसमें एक ही भाव को बार बार नहीं दोहराना है। इससे क्या होता है, पुनरुक्ति यानी बार बार जो भाव होता है उसको दोहराने का दोष बढ़ जाता है। इसलिए संक्षेपण में बार बार एक ही बात को दोहराया नहीं जाता है, ठीक है। संक्षेपण की कला कम से कम शब्दों में निखरती है। देखिए यहाँ पे ये कहना है कि जो संक्षेपण की कला है ना, जो संक्षेपण की चमक है ना, वो कम से कम शब्दों में निखरती है। जितना कम शब्द होगा उतना ही अच्छा संक्षेपण होता है। अब देखते हैं संक्षेपण की विधि। विधि का मतलब होता है संक्षेपण किस तरीका से लिखा जाता है, इसका लिखने का विधि क्या है। तो देखिए संक्षेपण का जो विधि है वो निम्नलिखित है। पहला, मूल अनुच्छेद को अच्छी तरह या 1 या 2 बार पढ़कर कथ्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। मूल अनुच्छेद का मतलब हो गया यानी कि आपको अनुच्छेद दिया गया है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। मूल अनुच्छेद यानी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको अच्छी तरीक़ा से 1 या 2 बार हमको पढ़ करके उसके कथ्य के बारे में समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं, मतलब उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, ठीक है। फिर दूसरा, 1 या 2 बार खंड खंड करके मूल अनुच्छेद की जरूरत बातों तथा तथ्यों को रेखांचित कर लेना चाहिए। मतलब देखो अगर मान लो 10 लाइन का है तो उसको 5-5 लाइन में 2 खंड में हम लोग बांट लेंगे और उसमें जो इंपॉर्टेंट तथ्य है उसको रेखांकित कर लेंगे, यानी उसको चिन्ह डाल देंगे, तब हमें इंपॉर्टेंट बात पता चलेगा, तभी हम लोग 10 लाइन से 3 लाइन में कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा, उदाहरणों, पुनरावृत्तियों, लोकगीतियों तथा असंगत और अनावश्यक बातों को छोड़ देना चाहिए, यानी कि जो महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। चौथा, संक्षेपण हमेशा अन्य पुरुष में ही लिखा जाना चाहिए। अन्य पुरुष का मतलब होता है दोस्तों कि तीसरे, थर्ड पर्सन, यानी कि देखिए हाँ, एक तो होता है, देखिए मान लिया जाए कि हम आपको कोई कहानी सुना रहे हैं, तो हम होंगे सुनाने वाले, आप होंगे सुनने वाले। तो जो हम संक्षेपण जो कहानी सुना रहे हैं वो किसी और के बारे में होगा। मान लो कि मैंने कहानी बहुत सुना है, मतलब 1 घंटा का कहानी, और हम आपको 10 मिनट में सुनाएंगे, तो वो जो कहानी हो गया क्या वो मेरा है, क्या वो आपका है, नहीं किसी और का है, यानी वो
अन्य पुरुष का है, तो हिंदी में थर्ड पर्सन अन्य पुरुष कहते हैं, ठीक है। यानी वो किसी और का, जो कि मैं आपको सुना रहा हूँ, यानी कि तीसरा आदमी समझो। तो हम पहला आदमी बोलने वाले हो गए, आप दूसरा आदमी सुनने वाले हो गया, हम कहानी बता रहे हैं तीसरा आदमी के बारे में। तो वही बताया जा रहा है कि संक्षेपण हमेशा अन्य पुरुष में ही लिखा जाना चाहिए। पाँचवा, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। सातवां, अपनी तरफ से किसी भाव अथवा विचार को नहीं जोड़ना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने तरीक़ा से झूठ को ऐड कर दे रहे हैं। 10 लाइन में लिखा गया है कुछ कुछ के बारे में, और आप वहाँ पे 10 से 3 लाइन में आप अपने तरीक़ा से कर दे रहे हैं। नहीं, उसी चीज़ों के बारे में आपको बताना है जो चीज़ वहाँ पे आपने देखा है, जो चीज़ वहाँ पे लिखा है। ये नहीं कि अपने तरीक़े से कुछ ऐड करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सातवां पॉइंट है, कभी कभार संक्षेपण के लिए शब्दों की संख्या दी गई होती है, उसका अथासंभव पालन करना चाहिए। कभी कभी वहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है, संक्षेपण कि आपको इतना ही शब्दों में लिखना है, तो उसका भी आपको पालन करना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको 100 वर्ड में लिखने के लिए बोला गया और आप वहाँ पे 150-200 वर्ड में लिख दिए, ठीक है। तो कभी कभी संक्षेपण के शब्दों की संख्या दी गई होती है, उसी को हमको क्या करना है, पालन करना है। उसके बाद लास्ट हमारा है 8वां नंबर, संक्षेपण का आकार मूल अनुच्छेद के आकार का 1/3 होना चाहिए। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मूल अनुच्छेद होता है, यानी मेन जो अनुच्छेद दिया गया होता है 10 लाइन का, वो आपको 1/3 में कर देना है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों संक्षेपण के प्रकार। तो संक्षेपण के टोटल 4 प्रकार होते हैं। पहला स्वतंत्र संक्षेपण। स्वतंत्र संक्षेपण जो होता है वो हम लोग स्कूलों में यूज करते हैं, कॉलेजों में यूज करते हैं, जहाँ पे पैसेज दिया रहता है, प्रेसिस राइटिंग दिया रहता है 10 लाइन का, उसको हम लोग छोटे में करके 3 लाइन में करते हैं, नोट्स आप लोग बनाए होंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो यह संक्षेपण का एक सामान्य प्रकार है। ये भी स्वतंत्र संक्षेपण एक संक्षेपण का ही प्रकार है, जिसमें किसी लेखांश मतलब होता है पैसेज का संक्षेप कराया जाता है। संक्षेप मतलब छोटा कराया जाता है, जैसे स्कूलों, कॉलेजों और पाठ्यपुस्तकों आदि में, ठीक है। इसको ही संक्षेप के नाम से जाना जाता है। इसे स्वतंत्र संक्षेप कहा जाता है, ठीक है। दूसरा हो गया प्रवाहमान संक्षेपण। प्रवाहमान संक्षेपण दे, प्रवाहमान का मतलब ये होता है दोस्तों रुकना नहीं, चलते जाना, ठीक है। प्रवाहमान का मतलब होता है बहते जाना, ठीक है। अब ये क्या, देखिए, जब कार्यालय में निस्तारण, इसका मतलब होता है समाधान के लिए ऐसा विषय आता है जिसमें पहले से पत्राचार हो रहा हो, या पहले कुछ निर्णय हो चुका हो, या आदेश आदि दिए जा चुके हो, तब उन पूर्वागामी पत्रों, निर्णय आदि का प्रवाहमान संक्षेपण करके टिप्पणी के साथ रख दिया जाता है। वह प्रवाहमान संक्षेपण फाइल के साथ अलग अलग कवर में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए जाए को कार्यालय है, वहाँ पे किसी का मान लीजिए कि केस चल रहा है, ठीक है। अब केस चल रहा है तो बार बार मान लीजिए, अब वो मेरा मैटर सुन लिया कि मेरे घर में ये हुआ था, ज़मीन का लड़ाई था, ये वो पूरा सुन लिया गया था, ठीक है। तो क्या फिर से जब कभी ऐसा होगा कोई प्रॉब्लम, तो फिर से वो सुना जाएगा? जब मेरा फाइल निकाला जाएगा तो क्या फिर से वो इतना लंबा चौड़ा सुना जाएगा? बिल्कुल नहीं। मान लो कोई नया अधिकारी आ गया, तो फिर क्या वो मेरे बारे में इतना सुनेंगे? कल फिर अधिकारी चेंज हो गया तो फिर इतना सुनेंगे? नहीं, बल्कि फर्स्ट में मेरे इतना बड़ा बातों को छोटा बना करके फाइल में एक रख दिया गया, ठीक है, फाइल के साथ कवर करके रख दिया गया। अब अगले अधिकारी उसको पढ़ेंगे, देखेंगे हाँ ऐसे ऐसे मैटर था, सॉल्व हो रहा है तो वो करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर से एक कागज़ बना करके मेरा ही फाइल में एक अलग कवर में बना करके रख देंगे कि सेकेंड बार में इसका मुद्दा यहाँ तक पहुँचा, थर्ड बार में इसका मुद्दा यहाँ तक पहुँचा। मतलब उसको बड़ा से धीरे धीरे छोटा छोटा करते ही जाएंगे और ये रुकते नहीं हैं। तो इसको बोलते हैं प्रवाहमान संक्षेपण। और ये कार्यालय में ही किया जाता है। जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम होगी, उसके समाधान के लिए कोई ऐसा विषय आ जाता है जिसमें पहले से ही काम उसमें चल रहा है, या तो पहले से ही कोई निर्णय हो चुका है, या पहले से ही कोई आदेश दिए जा चुके हैं, और तब पूर्वागामी पत्रों, निर्णय आदि का प्रवाहमान संक्षेपण करने टिप्पणी के साथ रख दिया जाता है। तो उसको क्या कर दिया जाता है? उसको छोटा रूप करके, उसको जो भी आदेश या निर्णय दिया गया था उसको छोटा करके फाइल में कवर के साथ रख दिया जाता है, ठीक है। वह प्रवाहमान संक्षेपण फाइल के साथ अलग कवर में रखा जाता है, ठीक है। मान लिया जाए कि मेरा एक फाइल है, तो जैसे जैसे मेरा मुद्दा बढ़ते गया उसको अलग अलग कवर में करके रखते गए, तो ये होता है प्रवाहमान संक्षेपण, ठीक है। तीसरा है तालिका संक्षेपण। देखिए ये बहुत दिनों से चले आ रहा है, ठीक है। ये जो संक्षेपण है ये बहुत दिनों से चले आ रहा है। इसको क्या होता है पता है? ये लंबे पत्राचार के संक्षेपण में एक से अधिक वैज्ञानिक पद्धति की सहायता लेनी पड़ती है। इसमें क्या होता है पता है? एक से अधिक वैज्ञानिकों की क्या होती है? सहायता लेनी पड़ती है। ये नहीं कि एक ही वैज्ञानिक बड़ा को छोटा कर दिया, नहीं। मान लिया जाए मुझे कोई भी चीज़ पर विचार करना है तो एक ही वैज्ञानिक बोल देंगे नहीं ये ऐसे हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं। बहुत सारे वैज्ञानिकों का मुझे क्या करना पड़ता है? उसका विचार लेना पड़ता है और उसको अलग अलग कॉलम में अलग अलग वैज्ञानिकों का लिखा जाता है
अलग अलग उसका सार लिखा जाता है कि वो क्या बोल रहे हैं, और फिर लास्ट में इसका निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, और इसका लिखने का तरीका है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कॉलम बनाया जाता है। क्षैतिज मतलब होता है एक लंबा लाइन खींचा जाता है नीचे से और एक ऊपर से, जैसे कि आप लोग यहाँ पे कॉलम देख रहे हैं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है एक नीचे लाइन एक ऊपर लाइन। ठीक है, और इसमें कुल 6 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम में कर्म संख्या होता है, दूसरा में होता है पत्र संख्या, तीसरा में होता है दिनांक, चौथा में होता है प्रेषक, और पांचवा में होता है प्रेषिती प्रापक। ठीक है, प्रेषिती प्रापक, और चौथा ये नेक्स्ट होता है विषय वस्तु। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये वाले। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। चौथा, सौतापूर्ण संक्षेपण। ये सौतापूर्ण संक्षेपण क्या है? तो मंत्रिमंडल की परिषद के सामने चर्चा या निर्णय के लिए विभागों से जो विषय प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें प्रत्येक के साथ सौतापूर्ण संक्षेपण प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, मंत्रिमंडल हो गया, तो मंत्रिमंडल की परिषद के सामने, जो मंत्रिमंडल होता है उसके परिषद के सामने कोई चर्चा या कोई निर्णय के लिए विभाग द्वारा, उसके जो विभाग है उसके द्वारा जो मंत्रिमंडल या परिषद को कोई जो विषय वस्तु देते हैं वो छोटा रूप करके ही देते हैं उसको। ठीक है, मान लीजिए कि शिक्षक हो गया, प्रिंसिपल हो गया, वो अपना फाइल मांग रहे हैं, तो टीचर का कर्तव्य है कि कोई भी चीज़ उसको छोटा करके देंगे। वैसे मंत्रिमंडल की जो परिषद के सामने कोई भी जब चर्चा या निर्णय के लिए जब कुछ होता है तो विभागों, जो उसके विभाग होते हैं ना, अलग अलग विभाग, वो क्या करते हैं, विषय वस्तु किए जाते हैं और उसमें प्रत्येक के साथ सौतापूर्ण संक्षेपण प्रस्तुत किया जाता है, छोटे रूप में दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए दोस्तों इसके प्रकार के साथ में, और यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि खत्म हो गया। आपको कहाँ पे समझ में आया नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। हम अपने लैंग्वेज से समझाते हैं, थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संप्रेषण किसे कहते हैं? संप्रेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। पिछले बार कई बार पूछा गया। ठीक है, चलिए, चाहे क्वेश्चन दे दे संप्रेषण किसे कहते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया का वर्णन करें, या तो संप्रेषण का अर्थ दे दे, परिभाषा दे दे, प्रकार दे दे, प्रक्रिया दे दे, विशेषता दे दे, महत्व दे दे, कुछ भी दे दे। इस वीडियो में हम आपको A to Z आंसर बता रखे हैं दोस्तों। ठीक है, और लंबा क्वेश्चन है, 15 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीका से घुमा करके क्यों ना दे दे, आंसर आपको सेम यही लिखना है। ठीक है, संप्रेषण का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो हम एक दूसरे से बातें करते हैं, अगर हम और आप बैठे हुए हैं तो जो हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, या तो आप बोलेंगे हम सुनेंगे, यही हमारा संप्रेषण होता है। ठीक है, तो हम जानेंगे संप्रेषण किसे कहते हैं, उसके बाद इसका प्रक्रिया जानेंगे, फिर इसका प्रकार जानेंगे, विशेषता जानेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, 100% समझ में आएगा। बिल्कुल मैं ट्रिक के माध्यम से बता रखा हूँ। ठीक है, और भी क्वेश्चन का अगर आप PDF लेना चाहते हैं और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के एक बार चेक कर ले। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं संप्रेषण का अर्थ। तो देखिए दोस्तों, जो संप्रेषण है ना, वो एक लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है। संप्रेषण एक लैटिन भाषा किससे बना है? कम्युनिस शब्द से बना है। अगर आप इतना ही लिख दोगे ना तो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और नीचे हो सकता ना भी पढ़े और आपको नंबर दे दे। ठीक है, तो संप्रेषण लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लेना या देना। अब कोई चीज़ें लेना देना नहीं कि मैं आपको कुछ खाने वाला दे दिया, नहीं। जैसे हम आपको कुछ बोल रहे हैं, मतलब आपको मैं दे रहा हूँ, आप कुछ बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, तो वही लेना और देना हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए और भी आगे बात करते हैं। इस प्रकार से संप्रेषण का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा किसी सूचना, भावनाओं या विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना। देखिए, मान लो कि कोई सूचना है, क्या है, कोई सूचना है, कोई भावना है मेरे अंदर, कोई मेरे अंदर विचार है, तो हम दूसरे से शेयर करेंगे, दूसरे के पास, आपके पास शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। तो वही चीज़ किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी सूचना हो, कोई भी भावना हो, कोई भी विचार हो, को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, यानी ये जो मेरा विचार है, मेरा भावना है, ठीक है, इसको हम कहाँ तक पहुंचाएंगे? दूसरा व्यक्ति तक पहुंचाएंगे ना, तो यही हमारा क्या कहलाएगा? संप्रेषण कहलाएगा। ठीक है, यानी सूचना, इस पूरे क्वेश्चन में बस आपको याद रखना, सूचना, विचार और भावना, यही सब चीज़ों को हम एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करते हैं, यही हमारा संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, अगर सरल शब्दों में बात करें तो अपने विचारों को, अपने सूचनाओं को या अपने भावनाओं का आदान प्रदान करना। आदान प्रदान करना मतलब अपने जो मेरे अंदर सूचना है, भावना है, उसको हम दूसरे व्यक्ति तक, और दूसरा व्यक्ति का जो विचार भावना वो हम तक, यानी आदान प्रदान का ये क्या है? जो हम लोग आदान प्रदान करते हैं ना एक दूसरे से, वही हमारा क्या कहलाता है? तो संप्रेषण कहलाता है। किसका आदान प्रदान करना? तो विचारों का, सूचनाओं का, भावनाओं का। ठीक है,
आगे देखिए दोस्तों, संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच घटती है। अगर दो लोग नहीं रहेंगे तो संप्रेषण होगा ही नहीं। हम किसको सुनाएंगे? तो कम से कम दो लोग, या तो दो लोग से अधिक भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि दो ही लोग रहेंगे, लेकिन कम से कम दो लोगों की इसमें ज़रूरत होता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, संप्रेषण कई प्रकार से किया जा सकता है। संप्रेषण मतलब जो हमारे अंदर की कोई भी विचार भावना है उसको हम आप तक कैसे पहुँचा सकते हैं, तो इसका अलग अलग माध्यम है। भाव से, आप मेरे भाव से समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, संकेत के माध्यम से हम आपको संकेत देंगे, हाथ के माध्यम से बोलेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, यानी ऊपर खड़ा होने के लिए बोलेंगे हाथ के माध्यम से, तो आप समझ जाएंगे कि हमको संकेत मिल रहा है खड़ा होने का, तो हम खड़ा हो जाएंगे। भाषा के माध्यम से हम बोल करके भी आपको बोल सकते हैं, मतलब तीन प्रकार से। अगर हम आपको कुछ कहना चाह रहे हैं ना, तो हम तीन प्रकार से कह सकते हैं। भाव से, ठीक है, हम अपने अंदर की भाव से, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, तो टीचर का भाव देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा में है, तो ये भाव से हमको पता चल गया कि वो क्या गुस्से में। संकेत के माध्यम से हमें भी पता चल सकता है कि टीचर कैसा क्या बोल रहे हैं, हमको खड़ा कर रहे हैं, हाथ से बोल रहे हैं, मुंह से कुछ भी नहीं बोले बट खड़ा होने के लिए बोले हाथ से, तो ये संकेत दिए हैं। भाषा के माध्यम से भी हो सकता है, यानी कि मुंह से बोल करके भी वो हमें क्या कर सकता है, चीज़ों को बता सकते हैं। तो संप्रेषण कई प्रकार से होता है, भावों से, संकेतों से और भाषा के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं संप्रेषण की परिभाषा। संप्रेषण की एक विद्वान है, बहुत बड़े विद्वान है, जिसका नाम है डेविस। डेविस ने संप्रेषण के बारे में क्या परिभाषा दी है वो देखिए आप लोग। संप्रेषण एक दूसरे के मध्य सूचना के आदान प्रदान करने और समझने की प्रक्रिया है। इनका कहना है ना कि जो संप्रेषण है ना, वो एक दूसरे के माध्यम से है ना, एक दूसरे के मध्य, यानी हमारे और आपके मध्य जो है ना, वो सूचना का आदान प्रदान है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सूचना का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, और एक समझने की प्रक्रिया है। मान लो कोई भी विचार हम आपको आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप उसको समझेंगे ना, तो जो सूचना होती है ना, वो दो व्यक्तियों के मध्य क्या होता है, आदान प्रदान होता है, और लोग उसे क्या करते हैं, समझते हैं, और ये समझने की प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए ये हो गया इसका परिभाषा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा दोस्तों कि संप्रेषण का अर्थ क्या है और संप्रेषण की परिभाषा क्या है। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि संप्रेषण की प्रक्रिया, यानी संप्रेषण होता कैसे है। यानी जो हम बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, ठीक है, फिर आप सुन रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ तो फीडबैक जरूर देंगे ना, कि हाँ आप अच्छा बोले, गलत बोले, हमें उचित लगा। ठीक है, कुछ तो होता है ना। तो यहाँ पे जो प्रक्रिया है ना, संप्रेषण का प्रक्रिया, क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा जाता है संप्रेषण का प्रक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, प्रेषक होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रेषक होता है। अब ये प्रेषक क्या होता है दोस्तों, जो भी आदमी कुछ बोल रहा है ना, वो प्रेषक हो गया। जैसे हम यहाँ पे हैं, ठीक है, और हम बोल रहे हैं, तो हम क्या हो गए, प्रेषक हो गए। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या बोलेंगे, कोई ना कोई विचार देंगे, हम कोई ना कोई क्या देंगे, विचार देंगे। ठीक है, अब हम विचार देंगे तो जो हम बोल रहे हैं कुछ, वो कौन प्राप्त करेगा, यानी किसके पास जाएगा, तो प्राप्त करता जो हमारे साथ बैठा हुआ है। जैसे हम हो गए प्रेषक, ठीक है, हम क्या हो गए, प्रेषक हो गए। और हम जो अपने विचार देंगे, किसको देंगे, प्राप्तकर्ता को, यानी जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा हुआ है, तो हमारे विचार को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, प्रतिपुष्टि करेगा, मतलब वो फीडबैक देगा, वो हमें बताएगा कि हाँ जो आप बोले वो सही है कि गलत है। तो इस प्रकार से संप्रेषण की प्रक्रिया यहाँ से यहाँ तक होता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या आ गया, प्रेषक। तो विचारों या संदेशों को भेजने वाला प्रेषक कहलाता है, जो विचार को या संदेश को भेजता है। जैसे हम आप तक कुछ भेज रहे हैं, तो वो हो गया हमारा प्रेषक। जो भी मेरे मन में विचार आया, कुछ क्वेश्चन आया, तो जो मैं आपको पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये हमारा क्या होता है, प्रेषक होता है। ठीक है, उसके बाद विचार। तो देखिए हम आप तो आपको कुछ ना कुछ विचार ही देंगे ना, तो संदेश भेजने से पहले प्रेषक के मन में जो चल रहा होता है, ठीक है, जिसे वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है, वही विचार है। मतलब हम जो हैं प्रेषक हैं, हम आप तक कुछ विचार को पहुंचाना चाहते हैं, तो हम आपको पहुंचाने से पहले हमारे मन में कुछ ना कुछ विचार आएगा। ठीक है, संदेश जो मैं आपको पास भेजूंगा, उससे पहले जो भी मेरे मन में कुछ चल रहा है ना, उसी चीज़ों को मैं आपके तक पहुंचाऊंगा, और जो मेरे मन में चल रहा था ना, वही विचार होता है। ठीक है, उसके बाद प्राप्तकर्ता। प्रेषक जिस व्यक्ति तक अपने विचारों को पहुंचाना चाहते हैं, वह व्यक्ति ही प्राप्तकर्ता कहलाता है। मतलब जहां तक हम अपने विचार को पहुंचाना चाहते हैं, जैसे हम आप तक अपने विचार को पहुंचाने का प्रयास किए, तो आप हो गए प्राप्तकर्ता। अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाने का प्रयास किया, तो वो हो गया प्राप्तकर्ता। ने जो मेरा कथन को सुन रहा है, जो मेरा विचार को सुन रहा है और वो प्राप्त कर रहा है, वो हो गया प्राप्तकर्ता। उसके बाद प्रतिपुष्टि। और प्रतिपुष्टि कौन करता है, आप करेंगे, क्योंकि मैं आपको सुनाया, अब आप हमें बताएंगे, अपना फीडबैक देंगे कि मैंने क्या गलत बोला, सही बोला, क्या है नहीं है सो। ठीक है, तो प्राप्तकर्ता जब प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश या विचार की पुष्टि कर देता है, इसी को संप्रेषण कहते हैं। जैसे हम हो गए, क्या हो गया, तो हम हो गए प्रेषक।
हम क्या किए आप तक विचार को पहुंचाएं, तो आप हो गए प्राप्तकर्ता। तो आप हमें क्या करेंगे, जो मेरे द्वारा पहुंचाया गया संदेश था, विचार था, उसका पुष्टि करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे कि क्या ये सही है कि गलत है, और फिर आप क्या करेंगे मुझे बताएंगे, फीडबैक देंगे। तो इस प्रकार से प्रक्रिया होता है दोस्तों संप्रेषण का। बात करते हैं संप्रेषण का प्रकार कि संप्रेषण के प्रकार क्या है। तो देखिए दोस्तों, संप्रेषण जो बेसिकली वो दो प्रकार के होते हैं, एक शाब्दिक और एक होता है हमारा अशाब्दिक। शाब्दिक का मतलब हो गया वैसा शब्द जो शब्द से पता चले। जैसे हम बोल रहे हैं कि राम पढ़ता है, तो यहाँ पे मेरा शब्द एक छुपा हुआ है, राम पढ़ता है। हम लिख देंगे कि राम पढ़ता है, तो वहाँ भी एक शब्द आपको नजर आएगा। लेकिन जो अशाब्दिक होता है, इसमें कुछ लिखा ही नहीं जाता है, बस संकेत के माध्यम से। जैसे गूंगे लोगों को देखे होंगे, वो कोई भी शब्द नहीं निकालते मुंह से कि खाओ जाओ, लेकिन करते हैं हाथ के माध्यम से कि मुझे खाना दो, मुंह में दिखा करके ऐसा करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो शब्द के माध्यम से पता चलता है, और ये सब जो चीज़ें हैं वो बिना शब्द के पता चलता है, बस संकेत के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो संप्रेषण जो दो प्रकार के, एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक। फिर शाब्दिक दो प्रकार के होते हैं, मौखिक लिखित, और जो अशाब्दिक हैं वो वाणी या ध्वनि संकेत, दूसरा आंखों की भाषा या मुख मुद्रा बोलो या स्पर्श करके बोलो, ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर आप पूरा नहीं लिख पाएंगे तो बस इतना याद रखेंगे, वाणी, आंखों की भाषा और स्पर्श करके। बस वाणी मतलब जो हम लोग कुछ बोलते हैं, ठीक है, करके ऐसे। आंखों की भाषा, आंख से पता चल जाएगा कि गुस्सा रहा है कि क्या रहा है। स्पर्श करके कोई चीज़ों को छू करके भी पता लगाया जा सकता है। बाकी इधर का अगर ये आप डिफिकल्ट लग रहा है तो ये सबको छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहला शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, पहला बात करते हैं शाब्दिक संप्रेषण का। तो शाब्दिक संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, बोला जाता है। इसमें शाब्दिक संप्रेषण में क्या होता है, इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने अभी बोला कि कॉपी में हम लिख देंगे राम पढ़ता है, तो व्यक्ति पढ़ने वाला भी क्या करेगा, भाषा का ही प्रयोग करेगा। तो इसमें भाषा का प्रयोग होता है, और ये दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक एक लिखित। यानी एक हम आपको बोल करके भाषा बता सकते हैं, और एक भाषा को हम लिख करके आपको बता सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे राम पढ़ता है हम बोल करके भी आपको बता सकते हैं, और हम इसी चीज़ों को लिख करके भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शाब्दिक संप्रेषण। तो ये दो प्रकार के होते हैं, मौखिक और एक लिखित। ठीक है, मौखिक मतलब हो गया जो लिखा नहीं जाता, बस बोला जाता है। ठीक है, तो इस संप्रेषण में मौखिक रूप से वाणी द्वारा तथ्यों सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। यानी इस संप्रेषण में क्या होता है, मौखिक रूप से, यानी कि लिखा नहीं जाता बल्कि वाणी द्वारा, वाणी मतलब सिर्फ बोला जाता है, और बोल करके अपने तथ्यों को, सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह किया जाता है, यानी बोल करके। मौखिक मतलब हो गया सिर्फ बोलना। इस विधि में संदेश देने वाला एवं संदेश ग्रहण करने वाला दोनों ही आमने सामने होते हैं। ठीक है, मौखिक मतलब तो बोलना। अब आपके जब आमने सामने कोई नहीं रहेगा तो आप किसको बोलेंगे, तो जब ये जो मौखिक संप्रेषण जब होता है ना, तो इसमें दोनों व्यक्ति, सुनने वाला भी और बोलने वाला, दोनों भी व्यक्ति जो होते हैं वो आमने सामने होते हैं। हम लिख देंगे तो बाद में कोई व्यक्ति अकेला भी पढ़ सकता है, हम पर्ची में लिख दिए उसको दे दिए तो अकेला भी पढ़ लेगा। लेकिन जब मौखिक संप्रेषण होता है, बोलने वाला होता है, जब यहाँ लिखा नहीं जाता है, तो दोनों व्यक्ति को आमने सामने होना पड़ता है। अब लिखित संप्रेषण देखिए, तो इस संप्रेषण में प्रेषक मतलब जो बोलने वाला है, वो अपनी बात को लिखित रूप से संदेश प्राप्तकर्ता के पास भेजता है, यानी वो लिख करके प्राप्तकर्ता के पास, यानी कि हम आपके पास क्या करेंगे, भेजेंगे। इस प्रकार के संप्रेषण में प्रेषक तथा संदेश प्राप्तकर्ता दोनों के पास लिखित में प्रमाण रहता है। ठीक है, और खर्च भी कम होता है। अब इस प्रकार के माध्यम से क्या होता है पता है, लिखित संप्रेषण से हम लिख देंगे और आप तक क्या कर देंगे, सौंप देंगे, आपको हम दे देंगे, और इसमें लिखित प्रमाण ही रहता है कि हाँ आप मुझे ये लिख करके दिए थे, और इसमें खर्च भी क्या होता है, कम होता है। लिख देना और आपको दे देना, बस हो गया। तो इसमें लिखित संप्रेषण होता है। नेक्स्ट अशाब्दिक संप्रेषण, तो इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें वाणी, संकेतों से, आँखों से, मुंह के हाव भाव से एवं स्पर्श संपर्क आदि के माध्यम से क्या होता है, पता चलता है। ठीक है, जैसे देखिए वाणी जो ऐसा नहीं होता ये वाला, ठीक है, वाणी या संकेत ध्वनिक संप्रेषण होता है। आंखों की भाषा या मुख मुद्रा बोलो, स्पर्श करके बोलो। ठीक है, तो इस एक करके देखते हैं। सबसे पहले वाणी वाला देखते हैं। ठीक है, तो इस संप्रेषण में विचारों, भावनाओं की जो अभिव्यक्ति होता है ना, वो छोटे छोटे समूहों में आमने सामने रखकर वाणी द्वारा किया जाता है। इसमें वाणी के द्वारा किया जाता है। जैसा आप लोग बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, और हम बोलेंगे खाना दो, ऐसे करके। ठीक है, तो ये हो गया वाणी के द्वारा। जैसे वार्ता के बीच हाँ 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 ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो मुंह के द्वारा जो पता चलता है, ठीक है, या तो मुस्कराना या जोर से बोलना ऐसे करके, या चीखना, घिघियाना,
ठीक है, यही सब चीज़ों के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, हम स्पष्ट नहीं बोलेंगे जोर से, अरे यहाँ आओ, इससे तो हमारा भाषा का प्रयोग हो गया, भाषा नहीं, जोर से ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अब बी का बात करते हैं यहाँ पे, आँखों की भाषा। आँख की भाषा से भी पता लगा लेंगे कि वो गुस्से में है कि नहीं है सो। ठीक है, तो व्यक्तिगत संप्रेषण में आँखों एवं मुंह के हाव भावों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, यानी कि आँख को और आपके चेहरा के, मुंह मतलब चेहरा, ठीक है, इसके माध्यम से भी पता चल सकता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। कक्षा में जो अध्यापक होते हैं ना, छात्रों की मनोदशा और आँखों की भाषा को पढ़ लेते हैं, उसकी मनोदशा कैसा है, आँखों से उनका मनोदशा को क्या कर लेते हैं, उसकी भाषा को क्या बोलना चाह रहे हैं वो कैसे हैं वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, मुख मुद्रा के माध्यम से भय क्रोध, मुख मुद्रा मतलब वो चेहरा, ठीक है, चेहरा के माध्यम से पता चलता है कि भय क्रोध प्रसन्नता शौक आश्चर्य आदि का संप्रेषण सरल हो जाता है। मतलब क्या होता है ना कि आपके फेस के माध्यम से पता चल जाता है कि आपके अंदर भय है, कि क्रोध की भावना है, कि प्रसन्नता यानी कि खुश हैं, कि शौक है यानी कि दुख हैं, या किस टाइप से आप हैं, ये आपके चेहरा के माध्यम से पता चल जाता है। नेक्स्ट है स्पर्श करके, छू करके। तो जो अंधे होते हैं वो छू करके ही पता करते हैं ना, तो स्पर्श के माध्यम से व्यक्ति अपने भावनाओं या विचारों को अभिव्यक्त करने में सफल हो जाते हैं। हाथ मिलते हैं तो पता चल जाता है कि दोस्ती का हाथ है या दुश्मनी का। अगर हम अंधे हैं और हम किसी से हाथ मिला रहे हैं तो पता चल जाएगा कि ये हमारा क्या है, दोस्ती का हाथ है या दुश्मनी का। दोस्ती का मतलब हो गया दोस्तों कि ये किस चीज़ का है, अच्छा चीज़ों को हम पकड़े हुए हैं कि खराब चीज़ों को पकड़े हुए हैं। ठीक है, माँ के हाथ का एक स्पर्श प्यार का घोतक है। माँ का हाथ भी जो हमें मिल जाता है इससे हमें पता चलता है कि मेरा माँ का हाथ है। अंधों के लिए स्पर्श एक वरदान है, जो अंधे होते हैं वो छू करके ही बहुत चीज़ों को पता लगा लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है संप्रेषण की प्रमुख विशेषता। अब देखते हैं संप्रेषण की जो प्रमुख विशेषता वो क्या है। तो संप्रेषण की प्रमुख विशेषता दोस्तों निम्नलिखित है। इसमें परस्पर विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या आदान प्रदान किया जाता है, तो विचारों का और भावनाओं को। दूसरा देखिए, संप्रेषण से विचारों तथा भावनाओं की साझेदारी होती है। साझेदारी नहीं होती है क्या, हम आप तक पहुंचाते हैं, आप हम तक पहुंचाते हैं, ये साझेदारी हो गया। नेक्स्ट है संप्रेषण में अनुभवों की साझेदारी होती है, और इसमें अनुभवों का भी साझेदारी होता है। जो मेरे अंदर अनुभव है वो आप तक साझा करेंगे, आपके अंदर जो अनुभव है वो हम तक साझा करेंगे। नेक्स्ट है कि संप्रेषण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया। द्विपक्षीय, इसमें दो पक्ष के लोग रहते हैं, हम बोलने वाला और एक सुनने वाला। दो व्यक्ति के बिना ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, संप्रेषण में संदेश को भेजने और समझने की सहजता होती है, यानी संदेश को भेजने की सहजता और उसे समझने की सहजता होती है, ये नहीं कि कुछ भी। ठीक है, हर कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता, हर कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता है। संप्रेषण में प्रेषक, प्रेषक मतलब जो बोलने वाला होता है, संदेश और प्राप्तकर्ता होते हैं। ठीक है, यानी इसमें तीन चीज़ें होते हैं, एक जो बोलने वाला होता है और उसका एक संदेश क्या है सो, और एक प्राप्तकर्ता। मान लो हम और आप दोनों बैठ जाएंगे, प्रेषक और प्राप्तकर्ता, तो इसके बीच में संदेश भी तो होना चाहिए कि क्या चीज़ पर बात चल रहा है सो। तो इसमें तीन चीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है संप्रेषण एक निरंतर प्रक्रिया, ये कभी रुकता नहीं है, ये हमेशा होते रहता है। संप्रेषण जो है वो हर स्थान पर चलती रहती है। आप दोनों देखे होंगे कि कहीं भी दो व्यक्ति अगर बैठे हुए हैं तो संप्रेषण चलता रहता है, ये नहीं कि वो गूंगे जैसे बैठे रहते हैं। ठीक है, तो ये निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया, और हर स्थान पर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संप्रेषण की अवधारणा और महत्व का वर्णन करें। अब देखिए दोस्तों, संप्रेषण की अवधारणा और महत्व में भी जो हम इसके पहले अभी पढ़े थे क्वेश्चन, संप्रेषण किसे कहते हैं, ठीक है, वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि संप्रेषण से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अर्थ और परिभाषा आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो इसमें भी हम लोग अर्थ परिभाषा देखे थे और इसमें भी अर्थ परिभाषा देखेंगे, उसके बाद फिर अवधारणा और महत्व को देखेंगे। ठीक है, संप्रेषण की अवधारणा और इसके महत्व का क्या करना, आपको वर्णन करना है। देखिए दोस्तों, ये जो अवधारणा होता है ना, इसका मतलब ही होता है इसका अर्थ आपको बताना है। ठीक है, तो चाहे संप्रेषण के अर्थ दे दे, परिभाषा दे दे, या तो फिर अवधारणा दे दे, बात सेम ही पड़ता है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संप्रेषण की अवधारणा। अवधारणा मतलब अर्थ, परिभाषा, ठीक है, और फिर इसका महत्व का वर्णन करें, ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं संप्रेषण का अर्थ। तो देखिए दोस्तों, जो संप्रेषण है ना, वो एक लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है। संप्रेषण एक लैटिन भाषा किससे बना है, कम्युनिस शब्द से बना है। अगर आप इतना ही लिख दोगे ना तो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और नीचे हो सकता ना भी पढ़े और आपको नंबर दे दे। ठीक है, तो संप्रेषण लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लेना या देना। अब कोई चीज़ें लेना देना नहीं कि मैं आपको कुछ खाने वाला दे दिया, नहीं। जैसे हम आपको कुछ बोल रहे हैं, मतलब आपको मैं दे रहा हूँ, आप कुछ बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो वही लेना और देना हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए और भी आगे बात करते हैं। इस प्रकार से संप्रेषण का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा किसी सूचना, भावनाओं या विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना। देखिए, मान लो कि कोई सूचना है, क्या है, कोई सूचना है,
कोई भावना है मेरे अंदर, कोई मेरे अंदर विचार है, तो हम दूसरे से शेयर करेंगे, दूसरे के पास, आपके पास शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। तो वही चीज़ किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी सूचना हो, कोई भी भावना हो, कोई भी विचार हो, को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, यानी ये जो मेरा विचार है, मेरा भावना है, ठीक है, इसको हम कहाँ तक पहुंचाएंगे, दूसरा व्यक्ति तक पहुंचाएंगे ना, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, संप्रेषण कहलाएगा। ठीक है, यानी सूचना, इस पूरे क्वेश्चन में बस आपको याद रखना, सूचना, विचार और भावना, यही सब चीज़ों को हम एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करते हैं, यही हमारा संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, अगर सरल शब्दों में बात करें तो अपने विचारों को, अपने सूचनाओं को या अपने भावनाओं का आदान प्रदान करना मतलब अपने जो मेरे अंदर सूचना है, भावना है, उसको हम दूसरे व्यक्ति तक, और दूसरा व्यक्ति का जो विचार भावना वो हम तक, यानी आदान प्रदान का ये क्या है, जो हम लोग आदान प्रदान करते हैं ना एक दूसरे से, वही हमारा क्या कहलाता है, तो संप्रेषण कहलाता है। किसका आदान प्रदान करना, तो विचारों का, सूचनाओं का, भावनाओं का। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच घटती है। अगर दो लोग नहीं रहेंगे तो संप्रेषण होगा ही नहीं, हम किसको सुनाएंगे, तो कम से कम दो लोग, या तो दो लोग से अधिक भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि दो ही लोग रहेंगे, लेकिन कम से कम दो लोगों की इसमें ज़रूरत होता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, संप्रेषण कई प्रकार से किया जा सकता है। संप्रेषण मतलब जो हमारे अंदर की कोई भी विचार भावना है, उसको हम आप तक कैसे पहुँचा सकते हैं, तो इसका अलग अलग माध्यम है। भाव से, आप मेरे भाव से समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, संकेत के माध्यम से हम आपको संकेत देंगे, हाथ के माध्यम से बोलेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, यानी ऊपर खड़ा होने के लिए बोलेंगे हाथ के माध्यम से, तो आप समझ जाएंगे कि हमको संकेत मिल रहा है खड़ा होने का, तो हम खड़ा हो जाएंगे। भाषा के माध्यम से हम बोल करके भी आपको बोल सकते हैं, मतलब 3 प्रकार से। अगर हम आपको कुछ कहना चाह रहे हैं ना, तो हम 3 प्रकार से कह सकते हैं। भाव से, ठीक है, हम अपने अंदर की भाव से, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, तो टीचर का भाव देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा में है, तो ये भाव से हमको पता चल गया कि वो क्या गुस्से में। संकेत के माध्यम से हमें भी पता चल सकता है कि टीचर कैसा क्या बोल रहे हैं, हमको खड़ा कर रहे हैं, हाथ से बोल रहे हैं, मुंह से कुछ भी नहीं बोले, बट खड़ा होने के लिए बोले हाथ से, तो ये संकेत दिए हैं। भाषा के माध्यम से भी हो सकता है, यानी कि मुँह से बोल करके भी वो हमें क्या कर सकता है, चीज़ों को बता सकते हैं। तो संप्रेषण कई प्रकार से होता है, भावों से, संकेतों से और भाषा के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं संप्रेषण की परिभाषा। संप्रेषण की एक विद्वान है, बहुत बड़े विद्वान है, जिसका नाम है डेविस। डेविस ने संप्रेषण के बारे में क्या परिभाषा दी है वो देखिए आप लोग। संप्रेषण एक दूसरे के मध्य सूचना के आदान प्रदान करने और समझने की प्रक्रिया है। इनका कहना है ना कि जो संप्रेषण है ना, एक दूसरे के माध्यम से है ना, एक दूसरे के मध्य, यानी हमारे और आपके मध्य जो है ना, वो सूचना का आदान प्रदान है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सूचना का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, और एक समझने की प्रक्रिया है। मान लो कोई भी विचार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप उसको समझेंगे ना, तो जो सूचना होती है ना, वो दो व्यक्तियों के मध्य क्या होता है, आदान प्रदान होता है, और लोग उसे क्या करते हैं, समझते हैं, और ये समझने की प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए ये हो गया इसका परिभाषा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा दोस्तों कि संप्रेषण का अर्थ क्या है और संप्रेषण की परिभाषा क्या है। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि संप्रेषण की प्रक्रिया, यानी संप्रेषण होता कैसे है, यानी जो हम बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, ठीक है, फिर आप सुन रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ तो फीडबैक जरूर देंगे ना, कि हाँ आप अच्छा बोले, गलत बोले, हमें उचित लगा, ठीक है, कुछ तो होता है ना। तो यहाँ पे जो प्रक्रिया है ना, संप्रेषण का प्रक्रिया, क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा जाता है संप्रेषण का प्रक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, प्रेषक होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रेषक होता है। अब ये प्रेषक क्या होता है दोस्तों, जो भी आदमी कुछ बोल रहा है ना, वो प्रेषक हो गया। जैसे हम यहाँ पे हैं, ठीक है, और हम बोल रहे हैं, तो हम क्या हो गए, प्रेषक हो गए। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या बोलेंगे, कोई ना कोई विचार देंगे, हम कोई ना कोई क्या देंगे, विचार देंगे। ठीक है, अब हम विचार देंगे तो जो हम बोल रहे हैं कुछ, वो कौन प्राप्त करेगा, यानी किसके पास जाएगा, तो प्राप्त करता जो हमारे साथ बैठा हुआ है। जैसे हम हो गए प्रेषक, ठीक है, हम क्या हो गए, प्रेषक हो गए। और हम जो अपने विचार देंगे, किसको देंगे, प्राप्तकर्ता को, यानी जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा हुआ है, तो हमारे विचार को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, प्रतिपुष्टि करेगा, मतलब वो फीडबैक देगा, वो हमें बताएगा कि हाँ जो आप बोले वो सही है कि गलत है। तो इस प्रकार से संप्रेषण की प्रक्रिया यहाँ से यहाँ तक होता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या आ गया, प्रेषक। तो विचारों या संदेशों को भेजने वाला प्रेषक कहलाता है, जो विचार को या संदेश को भेजता है। जैसे हम आप तक कुछ भेज रहे हैं, तो वो हो गया हमारा प्रेषक। जो भी मेरे मन में विचार आया, कुछ क्वेश्चन आया, तो जो मैं आपको पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये हमारा क्या होता है, प्रेषक होता है। ठीक है, उसके बाद विचार। तो देखिए हम आप तो आपको कुछ ना कुछ विचार ही देंगे ना, तो संदेश भेजने से पहले प्रेषक के मन में जो चल रहा होता है, ठीक है, जिसे
वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है, वही विचार है। मतलब हम जो हैं प्रेषक हैं, हम आप तक कुछ विचार को पहुंचाना चाहते हैं, तो हम आपको पहुंचाने से पहले हमारे मन में कुछ ना कुछ विचार आएगा, ठीक है। संदेश जो मैं आपको पास भेजूंगा उससे पहले जो भी मेरे मन में कुछ चल रहा है ना, उसी चीज़ों को मैं आपके तक पहुंचाऊंगा, और जो मेरे मन में चल रहा था ना वही विचार होता है, ठीक है। उसके बाद प्राप्तकर्ता, प्रेषक जिस व्यक्ति तक अपने विचारों को पहुंचाना चाहते हैं वह व्यक्ति ही प्राप्तकर्ता कहलाता है। मतलब जहां तक हम अपने विचार को पहुंचाना चाहते हैं, जैसे हम आप तक अपने विचार को पहुंचाने का प्रयास किए तो आप हो गए प्राप्तकर्ता। अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाने का प्रयास किया तो वो हो गया प्राप्तकर्ता ने। जो मेरा कथन को सुन रहा है, जो मेरा विचार को सुन रहा है और वो प्राप्त कर रहा है, वो हो गया प्राप्तकर्ता। उसके बाद प्रतिपुष्टि, और प्रतिपुष्टि कौन करता है? आप करेंगे, क्योंकि मैं आपको सुनाया, अब आप हमें बताएंगे, अपना फीडबैक देंगे कि मैंने क्या गलत बोला, सही बोला, क्या है नहीं है सो, ठीक है। तो प्राप्तकर्ता जब प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश या विचार की पुष्टि कर देता है, इसी को संप्रेषण कहते हैं। जैसे हम हो गए, क्या हो गया? तो हम हो गए प्रेषक। हम क्या किए? आप तक विचार को पहुंचाएं, तो आप हो गए प्राप्तकर्ता। तो आप हमें क्या करेंगे? जो मेरे द्वारा पहुंचाया गया संदेश था, विचार था, उसका पुष्टि करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे कि क्या ये सही है कि गलत है, और फिर आप क्या करेंगे? मुझे बताएंगे, फीडबैक देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों संप्रेषण का महत्व, ठीक है कि संप्रेषण का महत्व क्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति कहाँ पे रहता है? समाज में रहता है। वो एक सामाजिक प्राणी है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहता है। और व्यक्ति क्या करता है? वो अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, अपने जीवन रोटी को चलाने के लिए, वो हर एक व्यक्ति दूसरे पर निर्भर होता है। हर एक व्यक्ति का दूसरे के बिना नहीं चल सकता है, ठीक है। हम भी किसी पर आश्रित रहते हैं। समाज में हम अगर हमारे ऊपर गलत होता है तो सभी लोग हमें क्या करते हैं? न्याय देते हैं। तो हर एक व्यक्ति अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक दूसरे का मदद लेता ही लेता है, ठीक है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें संप्रेषण करना पड़ता है। अगर हम आपसे बात नहीं करेंगे तो क्या यहाँ पे हम आपसे मदद ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो जो हम आपसे बात कर रहे हैं क्या है? संप्रेषण ही तो है। तो आने की जब तक हम आपसे संप्रेषण बात नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी चीज़ आपसे मदद नहीं ले सकते हैं। इसलिए संप्रेषण मानव जीवन के लिए अभिन्न हिस्सा है। इसलिए संप्रेषण जो है वो मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। एक जो गूंगा व्यक्ति होता है ना, वो भी अपने हाथों को हिला करके, अपना शरीर के मोमेंट को ये दिखा करके कुछ ना कुछ वो कहता है, हमसे मदद लेता जरूर है, ठीक है। बिना किसी तरीका से मोमेंट किए हुए, बिना कोई संप्रेषण का हम लोग एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं, बातें नहीं कर सकते हैं, ना मदद ले सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं संप्रेषण का महत्व कहाँ कहाँ होता है। तो एक व्यक्तिगत जरूरत में, यानी कि खुद के जीवन में, व्यक्तिगत संबंध में, सामाजिक समझ में, ज्ञान का प्रसार करने में, विचारों का आदान प्रदान करने में, समस्याओं का समाधान में, और व्यवसाय में सफलता। अगर कोई बिजनेस आपका चल रहा है तो आप कस्टमर से अच्छे से बात करते कि नहीं करते हैं? कि वो जाते हैं और आप कुछ भी दे देते नहीं, वो जो मांगेंगे वही ना देंगे, उससे अच्छे से बातें करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में क्या है? हमारा संप्रेषण जरूरत है, ठीक है। इनका महत्व है इन सारे चीज़ों में। तो चलिए एक करके हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्या हमारा कि व्यक्तिगत जरूरत। तो अपनी दैनिक दिनचर्या, खाना पीना, प्रेम, सेवा इत्यादि हमारी बहुत सी ज़रूरतें होती है, ठीक है। हमारे जीवन में खाना पीना, प्रेम करना, सेवा करना, ये बहुत सारी चीज़ों लगा रहता है। हमारे जीवन में ये चीज़ छूट नहीं सकता है, ठीक है, जो बिना संप्रेषण का पूरा नहीं हो सकता है। अब मान लो आप खाना पीना कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो आप जरूर मांगते होंगे, सब्जी खरीद के लाते होंगे खाना बनाने के लिए, तो आप मुंह से मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? तो फिर कोई व्यक्ति अगर गूंगे होते हैं तो वो हाथ से इशारा करके मांगते हैं। कोई सेवा किसी को कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बोलने की ज़रूरत जरूर होता है, कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत होता है। ऐसा नहीं जाएगा आप खड़े हो जाते हैं। तो ये संप्रेषण वही चीज़ तो होता है, ठीक है। ये संप्रेषण के बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए व्यक्तिगत जरूरत यानी खुद के अपने जीवन के लिए जो जरूरत है ना, उसमें जो संप्रेषण है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं व्यक्तिगत संबंध, यानी एक दूसरे के बीच में जो संबंध होता है, जो दोस्ती होता है, ठीक है, उसमें संप्रेषण बहुत ही ज़्यादा रोल निभाते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए संप्रेषण बहुत ज़रूरी है। बिना बातचीत के हम व्यक्तिगत संबंध नहीं बना सकते हैं। अगर हम आप एक दूसरे से फ्रेंड बनाते हैं तो क्या बिना बातचीत का बना सकते हैं? नहीं। हम उससे बात करेंगे, उसका व्यवहार चाल हमें पता चलेगा, तभी तो उससे हम दोस्ती बनाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए, व्यक्तिगत दोस्ती बनाने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए भी हमें संप्रेषण की जरूरत पड़ता ही पड़ता है। बात करते हैं सामाजिक समझ। हमें समाज के बारे में समझने की, जो हम समझते हैं समाज के बारे में, इसमें भी कहीं ना कहीं संप्रेषण एक दूसरे को मदद करते हैं, ठीक है। देखिए प्रभावी संप्रेषण हमें दूसरों को समझने और उनकी भावनाओं को समझने में मदद करते हैं। समाज में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं और समाज में जितने प्रकार के लोग रह रहे हैं उनके समझ
उसके मन में क्या चल रहा है, वो कैसे बातें कर रहा है, उनकी भावना क्या है, उनका विचार क्या है, ये सब चीज़ों को समझने में हमें क्या होता है, मदद मिलता है, जिससे सामाजिक सद्भाव और सह अस्तित्व में वृद्धि होती है। जिससे हम समाज के बारे में जानते हैं, हम भी उसी प्रकार से समाज में व्यवहार करते हैं। ठीक है, समाज में क्या गलत है क्या सही है एक दूसरे से सीखते हैं। हम लोग बच्चा से ही थोड़ी ना सब कुछ सीख जाते हैं, आखिर अपने माता पिता समाज में बैठक में कैसा बोला जाता है, यही सब चीज़ों को हम लोग जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तभी तो आखिर वो लोग बोलते ही नहीं तो हम लोग समझते कैसे। तो कहीं ना कहीं समाज के बारे में भी हम लोगों के अंदर क्या होता है, समझ होता है। किसके माध्यम से, तो संप्रेषण के माध्यम से। ज्ञान का प्रसार, संप्रेषण से हमें क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो संप्रेषण ज्ञान, कौशल और जानकारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम है। देखो जो संप्रेषण है ना, वो ज्ञान, आपके अंदर जो कौशल है, स्किल है, कोई भी चीज़ आपके अंदर, कलाकारी जो है, जानकारी है, ये सब चीज़ों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पहुंचाने में मदद करता है। कौन, संप्रेषण। अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है तो हम आपको बोल करके आपको भी हम ज्ञान दे सकते हैं, आपको भी वो चीज़ें सिखा सकते हैं, आपको भी जानकारी दे सकते हैं। किसके माध्यम से, संप्रेषण के माध्यम से। ठीक है, जो सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव समाज पर भी पड़ेगा और हमारा समाज का क्या होगा, विकास होगा। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों, विचारों का आदान प्रदान। इसमें विचारों का आदान प्रदान भी होता है संप्रेषण के माध्यम से। हम अगर कुछ बोल रहे हैं तो क्या हमारा विचार आपके कानों तक नहीं जा रहा है, क्या आप बोलेंगे तो हमारे कानों तक नहीं आएंगे। ठीक है, तो संप्रेषण विचारों का आदान प्रदान करने में मदद करता है। हमारा विचार आपके तक, आपका विचार हमारे तक जो आता है वो हमारा संप्रेषण के माध्यम से ही आता है, बोलते हैं तभी तो, जिससे नए विचारों और समाधानों का विकास होता है। जिससे हम लोग नए हमारे मन में नया नया विचार भी आता है और नया नया विचारों का क्या होता है, विकास होता है। समस्याओं का समाधान करने में भी संप्रेषण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर हमारे अंदर कोई समस्या है हम आपको बताएंगे तभी तो आप सॉल्यूशन करेंगे। हमें कोई मार दिया हम आपको बताएंगे तभी तो आप हमें बचाएंगे ना। हम आपको बताएंगे नहीं, जब संप्रेषण करेंगे ही नहीं तो क्या आप मुझे बचा पाओगे, नहीं बचा पाओगे। ठीक है, तो समस्याओं का समाधान में भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, संप्रेषण समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है, क्योंकि यह लोगों को अपने विचारों और चिंताओं को साझा करने में मदद करता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, लोगों को अपने विचार और चिंता जो होता है वो साझा करने में, जो हमारा विचार क्या है, हमारा चिंता क्या है, हमारा परेशानी क्या है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में साझा करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, व्यवसाय में सफलता। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, मान लो कि मेरा कोई दुकान है, आप वहाँ पे आए हैं तो आप हमें कुछ ना कुछ बोलेंगे तभी तो हम आपको सामान देंगे ना। तो संप्रेषण जो है ना वो व्यवसाय में सफलता के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह ग्राहकों, सहयोगियों, ठीक है, और कर्मचारियों के साथ संबंधों का निर्माण करने में मदद करता है। अगर कहीं हम लोग कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग भी रहते हैं, उससे बात करेंगे, संबंध बनाएंगे, कब, जब बातचीत होगा तभी तो कहीं ना कहीं व्यवसाय में भी क्या होती है, संप्रेषण का बहुत ही बड़ा रोल होता है। बात करते हैं दोस्तों निष्कर्ष का, तो संप्रेषण जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति समाज दोनों के लिए प्रगति मुश्किल है। ना व्यक्ति का भी विकास हो सकता है, ना तो समाज का विकास हो सकता है संप्रेषण के बिना, बोले बिना। ठीक है, प्रभावी संप्रेषण कौशल विकसित करके हम बेहतर संबंध बना सकते हैं। अगर हम क्या कर सकते हैं, संप्रेषण का प्रयोग करके हम एक बेहतर एक दूसरे से संबंध बना सकते हैं, ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं, एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। ठीक है, और बिना बोले बिना संप्रेषण का कुछ भी कर नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन, ये सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद फिर पिछला साल का पेपर। मुहावरे का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए हमें टोटल पढ़ करके आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको देखते हुए जाना है और इसमें आपको ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग एक बार पढ़ोगे ना तो इजीली आप लोग को आराम से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्या है, अंगूठा चूमना, इसका मतलब था खुशामद करना। दूसरा है आंखें थकना, प्रतीक्षा में निराश होना। तीसरा है कलेजा निकाल कर रख देना, अति प्रिय वस्तु अप्रीत कर देना। चौथा है खून सुखाना, अधिक डर जाना। पांचवा है गाल बजाना, डिंग मारना। छठा आंसू पोंछना, यहाँ पोंछना लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। ठीक है, धीरज बांधना। सातवां है उंगली उठाना, निंदा होना। आठवां है ओठ सूखना, प्यास लगना। 9 है कान खोलना, सावधान करना। 10वां है गर्दन पर सवार होना, पीछा ना छोड़ना। दांतें खट्टे करना, पस्त करना। ये सब आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाक काटना, इज्जत जाना। अब देखिए और मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ तो कर ही ले रहे हो, लेकिन जो पीछे साल पूछा गया वो भी आपको करना जरूरी है। ठीक है, तो जो पिछले साल पेपर मैंने करवाया दिखाया वहाँ पे जाकर के आप लोग देख सकते हो। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13, सिर आंखों पर होना, सहर्ष स्वीकार होना। 14 नंबर, मुंह में पानी भर आना, ललचाना। 15 नंबर है हाथ खुजलाना, किसी को पीटने को जी चाहना। 16 घर का उजाला, कुलदीपक, ठीक है। 17 नंबर है चांद का टुकड़ा, बहुत सुंदर। 18 है छक्के छुड़ाना, खूब परेशान करना। 19 है जी टूटना, दिल टूटना। 20 नंबर है झाड़ मारना, गिरना करना। 21 है टांग अड़ाना, दखल देना। 22 है ठठेरे ठठेरे बदला, समान बुद्धि वाले से कम पड़ना। 23 डूबते को तिनके का सहारा, संकट में पड़े को थोड़ी मदद। 24 नंबर ढेर करना, मारकर गिरा देना। 25 नंबर तंग करना, हैरान करना। 26 नंबर थू थू करना, घृणा प्रकट करना। 27 नंबर दम मारना, विश्राम करना। 28 नंबर धरती पर पाँव ना रखना, घमंडी होना। 29 नंबर 9 2 11 होना, भाग जाना। 30 नंबर पॉकेट गरम करना, घूस देना। फुलाना समना, काफ़ी खुश होना। 32 नंबर बाग बाग होना, खुश होना। 33 नंबर भूत चढ़ना, किसी बात की जिद करना। 34 नंबर मर मिटना, बर्बाद होना। 35 नंबर में यश गाना, प्रशंसा करना। रंग जमाना, धाक जमाना। लोहा बजना, युद्ध होना। वचन देना, जवाब देना। शर्म से गड़ जाना, अधिक लज्जित होना। 7 5 करना, आगे पीछे करना। ठीक है, तो ये हमारा मुहावरा कंप्लीट हो गया। टोटल जो 40 आपको बस 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ के जाना है, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं लोकगीतियाँ या तो फिर कहावतें। अधजल गगरी छलकल जाए, इसका मतलब होता है थोड़ी विधा या तो फिर धन या बल होने पर इतराना, ठीक है। थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक में होते हैं जिसकी वजह से पढ़ने में भी दिक्कत होता है ना। दूसरा नंबर में है आगे नाथ ना पीछे पगहा, इसका मतलब होता है अपना कोई ना होना। तीसरा ईंट का जवाब पत्थर से, तो इसका होता है दृष्टि के साथ दृष्टता करना। चौथा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी ही पकड़ने वाले को डांट बताए। पाँचवा है ऊंची दुकान फीका पकवान, बाहर ढकोसला भीतर कुछ नहीं। छठा है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका मतलब है छोटे का बड़े के साथ मिलान करना। सातवां है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इसका मतलब कठिन परिश्रम थोड़ा लाभ। आठवां है गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज, इसका मतलब है बनावटी परहेज। 9 नंबर है घर का भेदी लंका ढाए, इसका मतलब आपस की फूट से हानि होती है। 10 नंबर है ठठेरे ठठेरे बदलौल, इसका मतलब होता है चालक को चालक से कम पड़ना। 11 नंबर है तुम डाल डाल तो हम पात पात, इसका मतलब किसी की चाल को खूब समझते हुए चलना। 12 नंबर है थूक कर चाटना ठीक नहीं, वचन भंग करना। 13 नंबर है दुधारू गाय की दो लात भी भली, तो इसका मतलब होता है जिससे लाभ होता है उसकी बातें भी सह लेनी चाहिए। 14 नंबर है ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, झगड़े के कारण को नष्ट करना। नेक्स्ट है 15 नंबर पहले भीतर तब देवता पितर, इसका मतलब होता है पेट पूजा सबसे प्रधान। पर्यायवाची शब्द दिया, ठीक है। पर्यायवाची शब्द को देख लीजिए, मतलब पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है उसी से मिलता जुलता, ठीक है। पहला अंग, तो अंग को हम लोग अंश हिस्सा भाग बोल सकते हैं। अग्नि को पावक बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं, अनल बोलते हैं, दहन बोलते हैं। तीसरा है आंगन, आंगन को अंगना अजीरा परंगन। चौथा है आकाश, गगन नभ आसमान अंबर। पांचवा है ईश्वर, परमात्मा परमेश्वर भगवान ब्रह्मा। छठा औरत, स्त्री जोरू घरनी घरवाली, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना, तीनों पढ़ के जाना है, बिल्कुल तीनों नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। अगर जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ फर्स्ट नंबर में अंग है, तो अंग का होता है अंश हिस्सा भाग, तो आपको तीनों नहीं
आपको कोई भी दो को याद करके जाना है, क्योंकि वहाँ पे दो दो लिखने देता है, ठीक है, दो लिखने देगा या तो फिर एक लिखने देगा, ठीक है। तो आपको कम से कम दो याद करके जाना है, इससे ज़्यादा याद नहीं करना है, ठीक है। चलते हैं 7 नंबर की ओर। कमल, पंकज, सरोज, नीरज, कज। 8 नंबर में खून, रक्त, लहू, शोणित, रुधिर। 9 में है गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी, जाह्नवी। 10 नंबर में है चंद्रमा, इसका मतलब शोभ, सुंधासु, द्विजराज, मयंक। 11 नंबर में छतरी, छत्र, छाता, छत्रा, छतरी है यहाँ पे, छत्र, छाता, छता, ठीक है। 12 नंबर में जंगल, विपिन, कानन, अर्नय, वन। 13 नंबर में टीका, तिलक, चिन्ह, दाग, धब्बा। 14 नंबर में है ठंड, शीत, सर्दी। 15 नंबर में है डाली, भेंट, उपहार, ठीक है। 16 नंबर में है ढूंढ, खोज, तलाश। 17 नंबर तालाब, सरोवर, पुष्कर, जलाशय, सरसी। 18 नंबर में है थप्पड़, तमाचा, झप्पड़। 19 नंबर में दांत, दंत, दसन, द्विज, रद, रदन। 20 नंबर में धनुष, धनु, सरासन, पिनाक, संगनाग। 21 नदी, सरिता, तरगिनी, निर्झरनी, वाहिनी। 22 नंबर पति, नाथ, स्वामी, कांत, भर्ता, बल्लभ। 23 नंबर बालद, घन, जलद, जलधर, निर्दन, पयोद, मेघ। 24 नंबर भोरा, मधु, मधुकर, अली, भरमर। 25 नंबर है मछली, मत्स्य, मीन, सफरी, जलजीव। 26 नंबर माँ, अम्बा, अंबिका, अम्बा, अम्मा, जननी। 27 नंबर अमुना, कालिंदी, रवितनया, तनुजा, भानुजा। उसके बाद नेक्स्ट है राजा, भोपाल, नरेश, महीप, नरेंद्र। 29 नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं लोह, लोह, आयस, लोहा, सार। 30 वायु, हवा, पवन, समीर, अनिल, वात। समझने के लिए इसका एक ट्रिक है, ठीक है। हम इसमें दो तरीका बताएंगे, आप दोनों तरीके में से दो किसी को भी अपना सकते हैं। पहला ट्रिक ये इसका कि कोई भी शब्द दिया रहेगा, ठीक है, कोई भी शब्द दिया रहेगा उसका सबसे पहले आपको बहुवचन करना है, ठीक है। कोई भी शब्द दिया रहेगा उसका बहुवचन करना है, और बहुवचन करने के बाद अंत में आपको ये देखना है कि आ या तो फिर ए, या तो फिर ए आया या नहीं आया। अगर आ और ए ये दोनों में से कोई भी एक आता है तो समझ आना स्त्रीलिंग है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ उसी ट्रिक पे, हमारा शब्द दिया गया कुर्सी, इसका बहुवचन करेंगे तो क्या हो गया कुर्सियाँ। अब अंत में देखेंगे आ या तो फिर ए आया कि नहीं आया, तो कुर्सियाँ या इसके अंत में क्या आ गया आ गया, तो ये स्त्रीलिंग होगा। तो जिसके लास्ट में आ और ए आ गया वो स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं लोटा, तो इसका इस शब्द यहाँ पे क्या आ गया लोटा, इसका बहुवचन करेंगे बहुवचन तो हो जाएगा लोटे। क्या हो जाएगा लोटे। जैसे लड़का का लड़की होता है ना, ठीक है, लड़का का लड़के, गाड़ी का गाड़ियाँ, वैसे बहुवचन करना है, ठीक है। तो लोटा का लोटे हो गया। अब इसके अंत में कुछ नहीं आया, ना तो आ आया ना तो ए आया, ठीक है, तो ये हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। तो जिसके लास्ट में आ या तो ए आता है तो वो स्त्रीलिंग होता है, बाकी सब पुल्लिंग हो जाता है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल से यहाँ पे समझिए दरवाजा, ठीक है, तो इसको हम बहुवचन करते हैं दरवाजे, तो ना तो आ आया ना तो ए आया, तो ये पुल्लिंग ही रहेगा। खिड़की, तो इसका बहुवचन क्या होता है खिड़कियाँ, तो यहाँ आ गया ना तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। पंखा, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा पंखे, तो ना तो आ आया ना तो ए आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पुल्लिंग। फिर यहाँ पे देखते हैं मेज, तो मेज का क्या हो जाता है दोस्तों मेजे, ए आ गया ना तो ये स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। या तो फिर यहाँ पे देखिए पुल्लिंग का पहचान, ठीक है, पुल्लिंग का पहचान करना सीख जाएंगे तो स्त्रीलिंग का देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो पुल्लिंग को कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन पुल्लिंग है,
जब पुल्लिंग को पहचान लोगे तो फिर स्त्रीलिंग को तो दिक्कत नहीं आएगा ना। तो बस हम एक तरीका आपको बता रहे हैं, एक ट्रिक अगर ये आपको समझ में आया तो ठीक है, ठीक है, इस पर भी आप काम चला सकते हैं, या तो फिर दोनों समझ लीजिए और बेटर रहेगा। तो पुल्लिंग का पहचान है कि कोई भी पर्वत का नाम है तो पुल्लिंग होगा, दिन का नाम है सोमवार मंगलवार तो वो हमारा पुल्लिंग होगा, देश के नाम भारत पाकिस्तान अमेरिका सब हमारा पुल्लिंग है, कोई धातु का नाम आ जाए सोना चांदी हीरा तो ये सब हो जाएगा हमारा पुल्लिंग। इसके साथ साथ कोई धातु का नाम हो गया, कोई ग्रह का नाम अगर आ जाए शुक्र शनि तो ये सब भी हमारा पुल्लिंग होगा, यानी सब ये लड़का का ग्रुप का है, समझ आइए, ठीक है। महीना का नाम जनवरी फरवरी सब ये हमारा क्या है, पुल्लिंग है। तरल पदार्थ पानी तेल ये सब हमारा क्या है, पुल्लिंग है। पेड़ों का नाम, सागर का नाम, समय का नाम, समय घंटा मिनट। कोई प्राणीवाचक शब्द आ गया जैसे भेड़िया खरगोश मच्छर। फूल का नाम, शरीर के अंग का नाम, इतना में से अगर कोई भी आ जाए तो ये पुल्लिंग तुम बोल देना। बाकी अगर कोई दूसरा आ जाए, ठीक है, तो उसको एक बार पढ़ के देखना, कोई सेंटेंस बना के देखना स्त्रीलिंग में तो आ रहा है क्या। और ये भी ट्रिक अपना सकते हो, ठीक है, ये भी ट्रिक अपना सकते हो, ये वाला भी, और आप इससे भी जांच कर सकते हो। अगर ये दोनों आपके माइंड में बैठ गया तो आप यकीन मानो 5 मार्क्स आपका बना है, ठीक है। ये भी आप लोग देख लो और ये ट्रिक दोनों देख लो, ठीक है, कि जिसके लास्ट में आ और ए आ जाए वो हमारा स्त्रीलिंग होता है, और जो इस टाइप से आते हैं, ठीक है, ये हमारा किस में आ जाएगा, पुल्लिंग में, बाकी सब स्त्रीलिंग में, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब हम आपको देखिए पुल्लिंग का पहचान बता दिए, लेकिन यहाँ पे स्त्रीलिंग का पहचान क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जब पुल्लिंग को ही पहचाना सीख जाएंगे बाकी उसको छोड़ करके जो होगा वो स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत सारा मैंने एग्जाम्पल लिया है पुल्लिंग शब्द और उनके वाक्य। जैसे अकाल, तो ये हमारा क्या पुल्लिंग है, क्योंकि ना तो इसके लास्ट में आ रहा है ना तो ए आ रहा है। अकाल तो इसका पुल्लिंग होगा, इसका बहुवचन अकाले होगा क्या, नहीं, अकाल का अकाल ही होता है। तो ये तो ना तो लास्ट में आ आया ना तो ए आया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अब एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, वाक्य बनाते हैं। राजस्थान में भीषण अकाल पड़ा था, ठीक है। तो ऐसे ही, तो इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वहाँ पे हम इसका दे देंगे। अब करना क्या आपको, इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो आपका लिंक निर्णय वाला है ना, इसके अलावा कुछ और देख करके नहीं जाना, जो मैंने आपको समझाया वो समझ जाओ, ठीक है। और ये सब एग्जाम्पल वहाँ पे देख लेना, हालांकि मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, देखो ये सब बस एक बार आपको पढ़ के चल जाना, ठीक है, पढ़ के चल जाना। इनमें से ही पूछा जा सकता है, अगर नहीं भी पूछेगा तब भी बना लोगे, और पूछा जाएगा तब भी बना लोगे, ठीक है। ये सब पुल्लिंग का है। घर, ये सब हवा, घाव, घी, ठीक है, चुनाव, सब ये सब क्या हमारा पुल्लिंग में आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को बस एक बार पढ़ के चल जाना एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो ये सब का हम पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। और तो फिर एक बार पढ़ लीजिए, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो देख लीजिए ये सब, ठीक है। अब देखते हैं स्त्रीलिंग का कुछ उदाहरण। जैसे आदत हो गया, ठीक है, आय हो गया, आँख हो गया, ठीक है, ऐसा सब क्या हमारा स्त्रीलिंग है, ऐसा सब क्या हमारा स्त्रीलिंग है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऐसा सब क्या हमारा स्त्रीलिंग है, ठीक है। ये सभी का हम पीडीएफ भेज देंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है कि ग्रुप नंबर ये होता है, ग्रुप नंबर ये में 5 क्वेश्चन होता है जो कि 1 मार्क्स का होता है, ठीक है, और इसका आंसर आप सभी को देना होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया था कि इनमें से संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है, तो 343। देखिए दोस्तों, 1 नंबर वाला क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आप 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तैयारी करेंगे तो 1 मार्क्स वाला आपका खुद वहीं से तैयार हो जाएगा, नहीं तो ये कहाँ से पूछेगा आपको कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन हम आपको इम्पॉर्टेंट 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। आप सभी को मैं तैयारी करवा दूंगा हर एक सब्जेक्ट का। दूसरा, जो पहले कभी नहीं हुआ के लिए एक शब्द का चयन करें। देखिए, ये अनेक शब्द के बदले एक शब्द है, ठीक है, जो पहले कभी नहीं हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अभूतपूर्व, अभूतपूर्व, ठीक है। तो जो आपका सिलेबस है ही सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा, इनमें से कौन सा शब्द शेष 2 शब्द से अलग है। इसमें कौन सा शब्द है जो शेष 2 शब्द से अलग है, तो अनिल और अनल एक जैसा है, तो समीर यहाँ पे एक अलग है। तो ये पैटर्न हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आंख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ है, मतलब इसका मतलब होता है दोस्तों धोखा, सॉरी अप्रिय लगना। क्या होता है इसका, आपका क्या हो जाता है, अप्रिय लगना, ठीक है। उसके बाद 5वां,
इनमें से बिहार की राजभाषा क्या है? तो आप सभी को पता है हिंदी। बहुत लोग भोजपुरी मार देंगे, नहीं, राजभाषा हिंदी ही है, ठीक है। आम चाल जो भाषा है नॉर्मल बोलने वाला वो हमारा भोजपुरी है बिहार में, लेकिन वहाँ का जो राजभाषा है वो हिंदी है। तो एकक मार्क्स का 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने देख लिए एकक मार्क्स का 5 क्वेश्चन। उसके बाद ग्रुप नंबर बी में 15-15 मार्क्स का आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से कोई 3 प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ठीक है। 3 प्रश्न, ओनली फॉर 3, जो भी आप जानते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा में पूछा गया संक्षेपण किसे कहते हैं, एक अच्छे संक्षेपण की विशेषता लिखें। पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग की परिभाषा देकर लिंग निर्णय के आधार को बताइए। चौथा है भाषा संप्रेषण के उदाहरण और महत्व पर प्रकाश डालें। 5वां है समास किसे कहते हैं और उदाहरण सहित लिखिए। एंड 6ठा आपका है पलवन का अर्थ स्पष्ट करते हुए कुशल विस्तारक के गुण लिखिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5वां एवं 6ठा, इनमें से 5 क्वेश्चन में से कोई भी जो आप आसान तरीका से जानते हैं 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, ठीक है। तो ये मैंने आप सभी को पेपर दिखाया दोस्तों। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके ज्वाइन कीजिए। एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन डिटो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मैं आपको शुरू से अंत तक दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल आपको क्वेश्चन पेपर जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, वैसा ही आपको एग्जाम सेंटर पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पेपर है 2024 में पूछा गया है और आपके ही यूनिवर्सिटी में, और सेमेस्टर 1 का ही पेपर है, AEC हिंदी का पेपर है। फुल मार्क्स 50 का होता है, समय 2 घंटा मिलेगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से क्वेश्चन इसमें आया बस उसी प्रकार से आपके एग्जाम में आएंगे। हल्का सा क्वेश्चन चेंज करेंगे, वो क्या चेंज करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और AEC हिंदी का 15 नंबर का क्वेश्चन के साथ साथ 1 नंबर वाला क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, चाहे वो पर्यायवाची शब्द हो, विलोम शब्द हो, 15 नंबर वाला क्वेश्चन हो, सारा करवा दिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लीजिए। और एग्जाम से 1-2 दिन पहले PDF ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाता है, इसलिए आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपका AEC हिंदी का पेपर है, 2024 में पूछा गया था, ठीक है। हम देखते हैं कि क्या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप जब एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो आपका भी पेपर सेम ऐसा ही रहेगा। हाँ, जहाँ पे यहाँ पे कुड़ुक भाषा किस राज्य में बोली जाती है, ये क्वेश्चन को चेंज करके भाषा से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। और एक नंबर का आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे। आपके एग्जाम में एक नंबर का 5 क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका ऑप्शन भी दिया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में है कि कुड़ुक भाषा किस राज्य में बोली जाती है, और इसका ऑप्शन भी आप सभी को देखने को मिलेगा, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो कुड़ुक भाषा वो झारखंड में बोली जाती है, ठीक है। देखिए दूसरा में यहाँ 3 ऑप्शन दिया गया, जो कि बहुत ही बढ़िया है कि आप ऑप्शन में से बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगा कि इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन और 15-15 नंबर का क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया है, ठीक है। दूसरा में देखिए क्या है, दिन में तारे दिखाई देना, मुहावरे का क्या अर्थ है, मतलब जो आप लोगों को सिलेबस में पढ़ना है, मुहावरा, ठीक है, पर्यायवाची शब्द, यही सब चीज़ों से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। दिन में तारे दिखाई देना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है दोस्तों अजीब हालत होना, ठीक है। चलिए तीसरा बात करते हैं, इनमें से कौन सा शब्द शेष 2 से अलग है। तो शिव और शिव एक जैसा लग रहा है, लेकिन शेल सूता जो है वो दोनों से अलग है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। यानी 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 में आपको ऑप्शन रहेगा, उसमें से टिक आउट करना आपको। और जैसे तीसरा का बी है, तीसरा का ये है, जो भी रहेगा आपका राइट आंसर वो आपको आंसर शीट में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे तीसरा का बी है तो आंसर शीट में लिखना है तीसरा और बी लिखना है, ठीक है। चौथा है शरणागत में कौन सा समास है, शरणागत में कौन सा समास है, तो समास से भी पूछा गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बताया गया है, ठीक है। और 1 नंबर का और भी सारा मैं क्वेश्चन का तैयारी करवा दूंगा, प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अवनत का विलोम शब्द क्या है, अवनत का उल्टा हो जाएगा उन्नत, है ना। चलिए 5 क्वेश्चन था। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप नंबर बी, जो कि 15-15 नंबर का क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है, जिसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे संप्रेषण की परिभाषा लिखें तथा इसके शैलीगत नियम को विस्तार से लिखें, ठीक है। यानी कि आपको संप्रेषण की परिभाषा वाला पढ़ लेना है, ठीक है। संप्रेषण की परिभाषा वाला पढ़ लेना है। आप जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका से। तीसरा क्या दोस्तों, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, इस कथन को पल्वित करें, यानी पलवन से, ठीक है। चौथा है कि पलवन किसे कहते हैं, पलवन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आप 5 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको आ ही आए, ठीक है।
5 क्वेश्चन उनमें से आपको कोई 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। नेक्स्ट है संप्रेषण किसे कहते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है समास की परिभाषा देते हुए द्विगु समास और बहुव्रीहि समास का वर्णन कर उदाहरण सहित करें। ठीक है, यानी समास आपको पढ़ लेना और उसके प्रकार, उसी में आ जाएगा आपका द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। बहुत आसान तरीके से मैंने बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक बार चेकआउट कीजिए। ठीक है, और आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।